हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का, वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। बेटा नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जूलॉजी का पोर्शन है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन धमाके बड़े तगड़े तगड़े करता है ये नीट में। इंटरेस्टिंग है। इसका 50% पोर्शन जो है, बाद वाला जो पोर्शन जो है वहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो थियोरिटिकल पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी रूपरेखा देखें इस चैप्टर की, तो स्टार्टिंग में नॉर्मल सी थ्योरी बता रखी है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कौन सी हैं, कार्य नीतियां कौन सी है जिनसे उन समस्याओं से निपटारा पाया जा सकता है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, कैसे होता है, जन्म नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, जन्म नियंत्रण की तकनीकें क्या है। यहां से बेसिकली चैप्टर इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा कि जन्म नियंत्रण की तकनीकें कौन सी है। सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसको हम एबॉर्शन या गर्भपात बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। यौन संचारित रोगों की बात करेंगे, बंध्यता की बात करेंगे। यानी अगर देखा जाए इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन जो है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, वो ये टॉपिक हैं। ये वाले टॉपिक जो है ये जनरल अवेयरनेस के टॉपिक है इस चैप्टर के। तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था। यस, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। किसमें? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में या पुष्प पादपों में लैंगिक जनन में हमने जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। स्पेसिफिकली यहाँ पर किस चैप्टर के रिगार्डिंग ये लाइन लिखी हुई है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। अब उसी से संबंधित, जब हमने जनन की बात कर ली, जनन तंत्र की बात कर ली, तो उससे संबंधित समस्याओं के बारे में बात करेंगे। उससे संबंधित समस्याओं का कैसे निपटारा होगा उसकी बात करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं? जनन स्वास्थ्य शब्द का मीनिंग क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या है? यह शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य कार्यों से संबंधित है। अब नाम से पता लग रहा है जनन स्वास्थ्य का मतलब कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ है, जिसके जनन अंग स्वस्थ हैं, जिसके जनन अंग सामान्य तरीके से कार्य कर रहे हैं, वही मीनिंग बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, यानी बड़े स्तर पर अगर हम देखते हैं, तो इसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक सामाजिक पहलू भी जुड़े हैं। यानी भावनाएं भी जुड़ी है और सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO भी बोलते हैं, के अनुसार जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है? जनन के सभी पहलू सहित, यानी जनन के जितने भी पहलू हैं, जनन अंग, जनन अंगों से संबंधित हम बोलेंगे युग्मकों का निर्माण, निषेचन, ये सारे के सारे पहलू किससे संबंधित है? जनन से संबंधित है। यानी वो तो है ही है, उसके साथ साथ एक व्यक्ति शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। यानी जनन स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जनन करने के लिए एक व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, नहीं। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से, इमोशनली भी, व्यवहारात्मक रूप से उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और वो अपने समाज के अनुसार भी ढंग से कार्य करना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए। तो ये चार पहलुओं के आधार पर हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति जननिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जाएगा, जहां पर ये चारों पहलू ढंग से कोई व्यक्ति दर्शा रहा है, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और कार्यात्मक रूप से सामान्य होते हैं। यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारात्मक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हों, यानी कुल मिलाकर जब व्यक्ति यौन संबंध के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से व्यक्ति जो है वो सामान्य होने चाहिए। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है? क्या महत्व है? क्यों एक व्यक्ति अपने शरीर को, क्यों एक समाज अपने शरीर को और मानसिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से एक स्वस्थ समाज की क्यों जरूरत है, और इसको पाने के लिए कौन सी विधियां हैं जिनसे हम इनको पा सकते हैं? आइए देखते हैं। हाँ जी, समस्या कार्य नीतियां ये हम पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रश्न का आंसर जो है ये आगे मिलेगा कि क्यों जरूरी है, क्या महत्व है, किस लिए कर रहे हैं। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत करी थी। याद रखना, पूरे वर्ल्ड में भारत, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरे वर्ल्ड में भारत पहला देश था जिसको पता था कि भैया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी बढ़ने वाली है, हम दो और हमारे 10-12 जैसी परिस्थितियां होने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की जाए जहां पर लोगों को जागरूक किया जाए कि भैया
कम परिवार सुखी परिवार, इस तरीके की मतलब कार्य नीतियों की शुरुआत करनी चाहिए। मतलब तो कुल मिलाकर ये चीज जान चुके थे भारत में लोग। तो भारत पहला राष्ट्र था जिसने जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य बनाया कि पूरा समाज जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। ये भारत के लोगों को सबसे पहले आइडिया आया। ठीक है जी। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन, जिसे अब हम परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं, अब ये जो कार्यक्रम जो चालू किए गए थे उसमें जो मेन जो कार्यक्रम है वो है परिवार नियोजन, जिसको आज की डेट में परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। जो कब शुरुआत की गई थी इस कार्यक्रम की? 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखना, प्रश्न पूछा जाएगा। पिछले दशकों में समय समय पर इन आवधिक मूल्यांकन की भी किया गया। अब ये जो कार्यक्रम है, जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम जिसको हम परिवार कल्याण बोलते हैं, इन कार्यक्रमों में मतलब मुख्य मुख्य बिंदु थे कि हम दो हमारे दो। समझना, इन कार्यक्रमों की मेन उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था? लोगों को जागरूक करना। अब समय समय के साथ इन कार्यक्रमों में बदलाव भी आए हैं, चेंजेस भी आए हैं, चीजों को ऐड भी किया गया है। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत और व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जो चल रहा है वो है क्या क्या बोल रहा है कि भैया ये तो कार्यक्रम है, उसके अलावा और भी समय समय पर कार्यक्रम आए, जिसमें से एक कार्यक्रम ऐसा है, एक कार्यनीति ऐसी है, एक हम बोलेंगे कि एक ऐसा बनाया गया था, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया था लोगों को जागरूक करने के लिए, जिसका नाम है RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जो बहुत ही व्यापक स्तर पर पूरे भारत में इस कार्यक्रम को प्रसिद्ध किया गया था, लोगों को जागरूक किया गया था। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या किया जा रहा था? जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूकता, मतलब मेन काम वही है कि जनन से संबंधित लोगों में जो भी अवधारणाएं हैं उनके लिए लोगों को जागरूक करना, है ना। जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करना कि भैया जरा सोचिए, बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे को माता अपना अगर दुग्ध पानी नहीं कराएगी तो क्या वो बच्चा स्वस्थ होएगा? क्या वो समाज ऐसे बच्चों से बना हुआ स्वस्थ होएगा? नहीं। तो इस चीज के लिए लोगों को जागरूक करना, सुविधाएं पैदा करना, लोगों को प्रोत्साहित करना, है ना। तो ये सारी चीजें जो है इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। कैसे लोगों को, अब ये तो ठीक है, समझ में आ गया लोगों को जागरूक करना है, कैसे करेंगे? तो सर करने के दो तरीके, एक तो ये था श्रव्य और दृश्य, ऑडियो और विजुअल। यानी जैसे आपने रेडियो नाम सुना होगा, रेडियो के थ्रू हम देख तो नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं। तो ऑडियो और विजुअल का मतलब देखना, यानी टीवी के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से हम लोगों को क्या कर रहे थे? जागृत कर रहे थे। मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी और गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा कर रहे थे। मुद्रित सामग्री मीन्स जैसे अखबार हो गए हैं, न्यूज़पेपर हो गए हैं, ठीक है, मैगजीन्स हो गई हैं, इनके द्वारा हम लोगों को क्या कर रहे थे? जागरूक कर रहे थे। कौन? सरकार भी कर रही थी, और जो गैर नॉन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, ठीक है, ऐसे संगठन जो सरकारी नहीं है, जिनको सरकार कोई फंड नहीं दे रही, अपने आप वो समाज के कल्याण के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसे संगठन को हम क्या बोलते हैं? गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन दोनों मिलकर जनता के बीच में जाते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न उपाय करे थे। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक व मित्रों की भी प्रमुख भूमिका होती थी। अब ऐसा थोड़ा ना सिर्फ सरकार या गैर सरकारी संगठन ही जागरूक करेंगे, और भी करेंगे ना। अब जैसे मम्मी पापा भी तो करेंगे बच्चों को, टीचर भी तो करेगा अपने बच्चों को, आसपास के जो लोग होंगे वो भी तो करेंगे, मित्र भी तो क्या करेंगे? सर प्रोत्साहित करेंगे, गाइड करेंगे। हालांकि सबसे बड़े तो यही होते हैं डिसगाइड करने वाले। कई बार अगर गलत मिल जाए तो हम उस चीज पर नहीं जाते, जो एनसीईआरटी उस पर जाते हैं कि ये भी जरूरी है क्या? गाइड करने के लिए, जागरूक करने के लिए। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो दिया जा रहा है। आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है, वो क्या है? यौन शिक्षा से संबंधित ही तो जागरूकता पैदा, जैसे आर्तव चक्र के बारे में सारी जानकारी मिली है ना। मादा जनन अंग, नर जनन अंग, उसके संरचना, उनके बारे में जानकारी मिली है। इट मींस लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके, और जो यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वो गलत साबित हो, है ना। जो
गलत संगति आ जाती है और गलत भ्रांतियां मन में फैल जाती है, स्पेशली बॉयज में। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्कूल्स में इस तरह की एजुकेशन देना जरूरी है, जो गलत गलत प्रकार की जो अवधारणाएं मन में पैदा हो जाती है, आसपास की गलत समाज में अगर गलत लोगों के साथ जुड़ते हैं तो गलत गलत चीजें सुनने को मिलती हैं, तो वो गलत इफेक्ट हमारे ऊपर भी डालती है और आगे आने वाली जनरेशन पर भी डालती है। यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सकता है इनसे, नहीं तो यौन अपराध होते हैं फिर आप जानते हैं। लोगों को जनन अंगों, किशोर अवस्था, उससे संबंधित परिवर्तन, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोग एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायता होती है। अब देखिए ये सिंपल सी थ्योरेटिकल चीजें हैं। वो लोग जो विशेषकर किशोर आयु वर्ग में, जैसे आप लोग है ना, तो आप लोगों को ये जानकारी देना जरूरी है कि जनन अंगों के बारे में जानकारी देना जरूरी है कि मादा और नर में जो जनन अंग है ना, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे होते हैं, कौन होते हैं। किशोर अवस्था और उससे संबंधित परिवर्तन, जैसे जैसे आप किशोर अवस्था में आते हैं तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, और वो ज्यादा चेंजेस अगर आपको गलत रास्ते पर ले जाए तो आप गलत ट्रैक पर चले जाएंगे और अपराध भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यौन संबंधी क्रियाएं कैसे स्थापित की जाती हैं, यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं, एड्स कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी इस आयु वर्ग में होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो जो आयु वर्ग जो होता है ना, ये वो आयु वर्ग है जिसमें जानने की इच्छाएं बहुत सारी हैं। अब जब जानने की इच्छाएं बहुत सारी हैं तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक जो दोनों को जानने की इच्छाएं बहुत सारी है, अब एक को गलत चीज अगर अच्छी लग रही है तो उसी ट्रैक पर चला जाएगा और गलत काम करने लग जाएगा। तो इसीलिए ये जो आयु वर्ग जो होता है इसको ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। लोगों को शिक्षित करना, मेन चीज ही ये शिक्षा देना। शिक्षा मिलेगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, शिक्षित लोग भी अपराध करते हैं, यौन संबंधी अपराध करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो अशिक्षित लोग हैं उनकी सूची ज्यादा होती है अपराध करने की। विशेष रूप से जनन क्षम जोड़े, वो जोड़ा जो जनन क्षमता, जिसके अंदर जनन क्षमता है, बच्चा पैदा करने की क्षमता है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। वो लोग जो विवाह योग्य हैं उनको ये जानकारी देना जरूरी है। उन्हें जन्म नियंत्रण तकनीकों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। कॉन्डोम्स, फेमिडोम्स, सर्विकल कैप, ये सारे हम चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये सारे गर्भ निरोधकी, आईवीएफ जो आपने नाम सुना होगा, ये आईवीएफ छोड़ो, आईयूडी नाम सुना होगा, है ना, कॉपर टी नाम सुना होगा, तो ये क्या होती है, जन्म नियंत्रण तकनीकी होती है, इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। गर्भवती माताओं की देखभाल, अब जरा सोचिए, महिला गर्भवती है और अगर उसकी देखभाल ही ना हो तो उसका असर आगे आने वाली पीढ़ी पर होएगा। जो बच्चा जो होएगा वो कुपोषित होएगा, अगर वो कुपोषित होएगा, लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, तो फिर तो कुल मिलाकर अगर समाज को सुधारना है तो ये सारी की सारी चीजें जो है इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। माँ और बच्चे की प्रसव के बाद में, यानी जन्म के बाद में, पोस्ट नेटल का मतलब होता है, पोस्ट मीन्स बाद में, नेटल का मतलब जन्म, तो पोस्ट नेटल जैसे बोलते हैं ना नेटिलिटी, नेटिलिटी का मतलब होता है जन्म, जन्म दर, नेटिलिटी मीन्स जन्म दर, है ना, और पोस्ट नेटल मीन्स जन्म के पश्चात। तो पोस्ट नेटल मीन्स प्रसव के पश्चात, प्रसवोत्तर मीन्स प्रसव के पश्चात जो मां और बच्चा है उसकी देखभाल बहुत जरूरी है। स्तनपान के महत्व माता को बताना पड़ेगा। जैसे पहले क्या होते थे, जब बच्चा पैदा होता था तो जो मदर जो होती थी अपना पहला दुग्ध, जिसको हमने कोलोस्ट्रम पढ़ा था, खीस पढ़ा था, प्रथम स्तनीय बोला था, वो नहीं पिलाती थी। ऐसा माना जाता था कि ये बेकार दूध है, लेकिन बाद में पता लगा रिसर्च से ये तो बच्चे की हम बोलेंगे कि प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है, तो ये तो चीज गलत हो रही थी। तो ये जब जागरूकता पैदा होएगी तभी तो बच्चा कैसा होएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो स्तनपान का क्या है सर महत्व है, लड़का हो या लड़की हो समान महत्व देना चाहिए, जो नहीं दिया जाता है। भारत में अभी भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता होती है, लड़कों को ज्यादा प्रोत्साहित, लड़कों को ज्यादा वो दर्जा दिया जाता है कि वो हमारे घर राजकुमार हुआ है और रानी लक्ष्मीबाई नहीं हुई है। मतलब समझ रहे हैं ना कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो रूढ़िवादी हैं, जहां पर लड़का अगर पैदा होता है तो जश्न मनाते हैं और लड़की पैदा होती है तो शोक में डूब जाते हैं। तो समान महत्व देना चाहिए, समान अवसर देने की जानकारियां आदि से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होता है। तो जागरूकता मिलेगी तो परिवार भी स्वस्थ होएगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग। अब आप जानते हैं कि अगर जनसंख्या वृद्धि होएगी, बहुत ज्यादा होएगी, जब जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होएगी तो हम बोलेंगे कि शिक्षा का स्तर कम हो जाएगा। अब जरा सोचिए, एक परिवार है, उस परिवार ने 10-12 बच्चे पैदा कर दिए, अब
वो लालन पालन पोषण 1 से 2 का कर सकता है, बाकी का नहीं कर सकता है। उनको स्कूल नहीं भेजेगा, स्कूल नहीं भेजेगा तो बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी तो सारी की सारी चीजें फिर गलत ट्रैक पर चली जाएंगी। जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो सामाजिक उत्पीड़न यानी गलत कामों में फंस जाएगा, चोरी चकारी में फंस जाएंगे वो बच्चे। कहीं ना कहीं पैसा कमाना पड़ेगा ना। अब पैसा कमाने का एक जरिया ये भी होता है कि लूटपाट करो। लूटपाट करेंगे तो आसपास का सर्कल ऐसा होएगा जहां पर गलत अवधारणाएं वाले दूसरे लोग होंगे। अब गलत अवधारणाएं वाले दूसरे लोग होंगे तो स्त्रियों के प्रति जो यौन उत्पीड़न या यौन दुरुपयोग है ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएंगे। यौन संबंधी अपराध जो हैं ये ज्यादा से ज्यादा क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि लोगों को क्या किया जा सके, रोका जा सके, जागरूक किया जा सके। लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जन्मोत्तर एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। यानी कुल मिलाकर देखो यहां से यहां तक वही थ्योरेटिकल चीज है कि साहब ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अगर हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए, अब जनन स्वास्थ्य की अगर प्राप्ति करनी है यानी पूरा समाज जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, उसकी प्राप्ति कैसे की जाए, तो विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए। यानी सुविधाएं होनी चाहिए प्रॉपर, है ना, विशेषज्ञ होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो एक, जैसे एक आप समझिए एक डॉक्टर है, एक विशेषज्ञ है, तो वो लोग जो यौन संबंधित जिनके अंदर रोग है उनको अगर वो ठीक कर पा रहा है तो समाज स्वस्थ हो रहा है ना। तो ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत है। भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता है। अब भौतिक सहारों की आवश्यकता है मींस कि आपके पास में डिवाइसेस होनी चाहिए। जैसे कॉन्डम एक भौतिक सहारा है बच्चा नहीं पैदा करने का, ताकि जनसंख्या जो है वो नियंत्रित हो सके, है ना। आईयूडी एक सहारा है महिलाओं के पास जन्म को नियंत्रित करने का, ताकि अनैच्छिक गर्भावस्था ना आ सके। तो इस तरीके से भौतिक सहारे की आवश्यकता है, सुविधाओं की आवश्यकता है, विशेषज्ञों की आवश्यकता है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे सह-गर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ऋतुस्राव संबंधी समस्या, बंध्यता आदि के बारे में चिकित्सीय सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। अब देखिए चीजें वही की वही हैं, बार बार रिपीट हो रही है क्या, कि लोगों को समस्याओं के बारे में जागरूक होना चाहिए। जैसे एक फीमेल है उसको पता होना चाहिए कि सह-गर्भता जब होएगी, जब वो लड़की गर्भ धारण करेगी तो उस दौरान क्या क्या करना चाहिए। हालांकि डॉक्टर बताएगा ना, विशेषज्ञ बताएगा ना जब वो गर्भ धारण करेगी, जब वो डॉक्टर को दिखाने जाएगी। जब प्रसव होएगा तो उसको जानकारी होनी चाहिए। प्रसव होना यानी जन्म जब होना है तो उसको जानकारी होनी चाहिए कि भैया कैसे कैसे कहां पर जाना है। मतलब समझ रहे हैं ना इस चीज को, कि प्रसव के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, 8.5 महीना चल रहा है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी जानकारी होनी चाहिए। यौन संचारित रोगों के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ये जानकारी होनी चाहिए। गर्भपात के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एबॉर्शन कब कराना चाहिए, पहले 3 महीने की गर्भावस्था में कराना चाहिए कि अगले 3 महीने की गर्भावस्था में कराना चाहिए, ये कब कराना चाहिए, किसके लिए हार्मफुल हो सकता है, ये जानकारी होनी चाहिए। गर्भ निरोधकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी वो युक्तियां हैं, कौन कौन से वो यंत्र है, कौन कौन सी वो डिवाइसेस है जिनसे गर्भ को धारण करने से रोका जा सकता है। माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो क्या ये परिस्थिति में डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे मीनोरेजिया होता है, डिस्मिनोरिया होता है, एमिनोरिया होता है। ये कई, जैसे एमिनोरिया मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र अगर बंद हो गए हैं अस्थायी रूप से तो क्या संकेत थे सर, गर्भधारण के। लड़की ने दिखाया कि नहीं है, गर्भधारण नहीं है, फिर भी आर्तव चक्र बंद है, तो कोई हो सकता है तनाव हो, है ना। उसी तरीके से डिस्मिनोरिया या मीनोरेजिया, ये कंडीशंस कौन सी होती है, जहां पर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, पेन हो जाता है ना। तो ये सारी ऋतुस्राव से संबंधित क्या है सर, समस्याएं हैं। बंध्यता के बारे में पता होना चाहिए कि एक युगल जोड़ा है, लगातार असुरक्षित यौन संबंध स्थापित भी कर रहा है, फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। सुरक्षित यौन संबंध मींस कि ऐसा यौन संबंध जहां पर परिवार जो है वो नहीं चाहता है बच्चा, तो कॉन्डम्स का इस्तेमाल कर लिया। असुरक्षित यौन संबंध मींस कि एक ऐसे यौन संबंध जहां पर चाहता है बच्चा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असुरक्षित यौन संबंध। जहां पर हम ये बोलेंगे, देखो सुरक्षित का मतलब मैं चाहता हूं कि बच्चा पैदा ना हो, सुरक्षित कि नहीं चाहता हूं मैं, मेरी वाइफ भी नहीं चाहती है, तो वो क्या कहलाएगा, कैसे यौन संबंध होंगे, सुरक्षित। असुरक्षित मींस अब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पैदा हो।
अब जरा सोचिए, कोई युगल जोड़ा है, असुरक्षित यौन संबंध स्थापित कर रहा है, यानी वो चाहता है कि उनके घर पे बच्चा पैदा हो, फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। इट मींस या तो दोनों में कुछ खराबी है या दोनों में से किसी एक में कुछ गड़बड़ी है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी सर? बंधिता कहलाएगी, बांझपन कहलाएगी। वो नर में भी हो सकती है, मादा में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और चिकित्सीय सहायता लेनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी। तो ये सारी जानकारी होना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने का भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी चली आ रही है बस वही नहीं, नई नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये क्या है सर? ये नई कार्यनीतियां हैं, ये नई तकनीकें हैं जिससे ऐसे लोग जिनके घर पर बच्चा नहीं हो रहा है वो बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी तकनीकों में भी क्या होने चाहिए सर? इवोल्यूशन होना चाहिए। ऐसी तकनीकें जो है, नई नई कार्यनीति हैं, उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए ताकि लोगों को अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्बवेदन, एमनियोसेंटेसिस, जांच, लिंग परीक्षण पर भी वैधानिक प्रतिबंध और व्यापक बल प्रतिरक्षकरण, टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। अब सर कैसे करें? एक और, अब जैसे हरियाणा की अगर हम बात करते तो हमारी छोरिया के छोरों से कम है, वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा या सबसे कम सेक्स रेशो है। सेक्स रेशो कैसे निकाला जाता है? 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां एक क्षेत्रफल में पाई जा रही हैं। तो हरियाणा का जो सेंसस हुआ था, सेंसस बेसिकली क्या होता है? सेंसस क्या होता है? जनगणना होती है, जहां पर लोगों की काउंटिंग होती है, आप जानते हैं। तो जब जनगणना होती है तो वहां पर लोगों की काउंटिंग होती है। तो हरियाणा का जब सेंसस हुआ था, है ना, तो उसमें जो सेक्स रेशो जो निकाला गया था, लिंग अनुपात जो आया था, वो बहुत कम आया था। और हर 10 साल में होता है। पिछली बार क्या हुआ था? कोरोना की वजह से नहीं हुआ था। तो हर 10 साल में क्या होता है सर? सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसमें कई सारी डाटा आता है कि कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कौन क्या करते हैं, कौन क्या नहीं करते हैं। तो वो डाटा जरूरी होता है, एक सरकार के लिए भी जरूरी है ताकि वो योजनाएं ला सके लोगों के लिए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री चूल्हा या गैस योजना, इस तरह की योजना उन लोगों को प्रदान की जा सके। इसलिए सेंसस कराना बहुत जरूरी होता है। अब इसी सेंसस में एक डेटा प्राप्त होता है जिसका नाम होता है क्या? लिंग अनुपात। हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम था कि कंपैरेटिवली लड़कों के रिस्पेक्ट में लड़कियों की संख्या जो है कंपैरेटिवली कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहां पर रूढ़िवादिता ज्यादा थी। रूढ़िवादिता मींस कि पुरुष प्रधानता ज्यादा थी, कि मेल डोमिनेंसी ज्यादा है वहां पर कंपैरेटिव टू फीमेल। अब कैसे हो रही है सर? फीमेल्स की संख्या कैसे कम हो रही है? तो वहां पर क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी जो थी इसका बहुत गलत इस्तेमाल किया जाता था। ये उल्बवेदन, एमनियोसेंटेसिस एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा पैदा होने से पहले अगर किसी आनुवांशिक रोग से ग्रसित है तो हम इस टेक्नोलॉजी से पता लगा लेते हैं जन्म से पहले। अब सर कैसे पता लगेगा? वो तो डॉक्टर जांच से बताएगा ना। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सोनोग्राफी करेगा, वो जांच करेगा, और जांच करने के बाद अगर उसको लगेगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है बच्चे के अंदर, तो वो इस एमनियोसेंटेसिस को कराने के लिए कहेगा कि जाइए एमनियोसेंटेसिस कराइए। अब जब एमनियोसेंटेसिस कराते थे तो एमनियोसेंटेसिस एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या करते हैं, जो बच्चा जो माता के गर्भ में, उसके चारों तरफ क्या एक फ्लूइड है जिसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं। अब उस एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे के चारों तरफ है तो बच्चे की कुछ कोशिका, स्किन की कोशिका उस फ्लूइड में भी आएंगी। बड़ी सावधानी पूर्वक हम क्या करते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड में किसकी कोशिका है सर? बच्चे की कोशिका है। तो उस फ्लूइड को निकाला, उसमें से सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया यानी निकाला, उन कोशिकाओं का अध्ययन किया। अब कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों का अगर अध्ययन करोगे तो पता नहीं लग जाएगा कि XX गुणसूत्र है कि XY गुणसूत्र है? हाँ सर। तो किया किस लिए जा रहा था सर? ये सर गुणसूत्रीय रोग या आनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए। लेकिन गलत इस्तेमाल क्या कर लिया इसका? लिंग पता लग जाएगा कि XX है लड़की, XY है लड़का। तो इसका गलत इस्तेमाल होने लग गया लिंग पता लगाने के लिए। और पता लग गया अगर ऐसे रूढ़िवादी परिवार में अगर पता लग गया कि लड़की है, क्या करा दिया? गर्भपात करा दिया, एबॉर्शन करा दिया। इसलिए लिंग अनुपात क्या होता गया सर? कम होता गया। तो सोनोग्राफी, उल्बवेदन, एमनियोसेंटेसिस, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जिन पर क्या लगाया गया है सर? प्रतिबंध लगाया गया है। बंद नहीं हुई है ये टेक्नोलॉजी, प्रतिबंध लगाया गया है कि इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ क्या किया गया? लोगों को जागरूक किया गया। क्या
कि जो बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसका प्रॉपर टीकाकरण करना चाहिए, प्रतिरक्षीकरण करना चाहिए। बच्चा 2 महीने का है तो ये टीके लगेंगे, 3 महीने का है तो ये टीके लगेंगे, 6 महीने का हुआ तो ये टीके लगेंगे, 1 साल का हुआ तो ये टीके लगेंगे, 4 साल का हुआ तो ये टीके लगेंगे। तो पूरा एक चार्ट बनाकर, जब बच्चा पैदा होता है पूरा एक चार्ट बनाकर डॉक्टर देता है कि ये टीके लगेंगे इस बच्चे को। तो ये सारे कार्यक्रम जो है ये शामिल किए गए हैं। एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक द्रव्य में घुले पदार्थों का विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, जो एमनियोटिक तरल जो होता है, जो बच्चे के चारों तरफ होता है, शिशु के चारों तरफ, उस तरल को हम अध्ययन करते हैं। उस तरल के अंदर जो कोशिकाएं जो होती हैं, उस द्रव्य के अंदर, उसकी हम अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और भ्रूण की वो जो कोशिका उनका हम विश्लेषण करते हैं और पता लगाते हैं कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है। लेकिन गलत इस्तेमाल कैसे कर लिया, लिंग का पता लगाकर। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी से हम कौन से रोगों का पता लगा रहे थे सर, आनुवांशिक विकार का पता लगा रहे थे, जैसे डाउन सिंड्रोम का, हीमोफीलिया का, सिकल सेल एनीमिया का। ये क्या है सर, ये आनुवांशिक रोग हैं जिनका हम बच्चे का पैदा होने से पता लगा लेते हैं कि अब वो बच्चे के अंदर ये रोग है। अगर रोग होगा तो डेफिनेटली डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि पेरेंट्स जो है वो अबॉर्ट कर ले उस बच्चे को। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा पैदा होएगा, वो बच्चे को भी एक तरीके से ऑब्वियस ही बात है, वो इस दुनिया में पैदा हुआ तो ना माँ बाप खुश ना वो बच्चा खुश। सो इट्स बेटर कि वो फिर से ट्राई करे। ठीक है, सो इसका हम पता लगाते हैं एमनियोसेंटेसिस। जन्म संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती हैं। तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों, कौन सी, एक तो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक प्राइवेट कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी, इस तरीके से दोनों के दोनों जो हैं वो नई नई बेहतरीन टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रही हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, समाज को जननिक रूप से स्वस्थ बनाया जा सके। जैसे क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली जो है भारत में खोजी गई? कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ में कहां पर? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम CDRI बोलते हैं, जो कहां पर है सर? लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, यहां पर एक गोली की खोज की गई जिसका नाम दिया गया सहेली। और ये जो सहेली जो होती है ये गर्भ निरोधक गोली है। महिला इसको खाती है। अब कैसे खाती है वो सारा हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो सहेली जो होती है इसको यूज में लिया जाता है और महिला जो होती है वो गर्भ धारण करने से रुक जाती है। यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, फिर वापस से वही जागरूकता, इसलिए मैंने आपको बोला था थ्योरेटिकल पार्ट है। यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सीय सहायता प्राप्त, प्रसव एवं बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। क्या कि यौन संबंधित मामलों के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें चिकित्सीय सहायता प्राप्त करनी पड़ेगी, यानी डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रसव और प्रसव के बाद में देखभाल मम्मी की और बच्चे की अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु दर जो है वो बढ़ सकती है। अगर बेहतर देखभाल हुई तो मृत्यु दर क्या आ जाएगी सर? कम हो जाएगी। ठीक है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बड़ी है। छोटे छोटे परिवारों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। हम दो हमारे दो, नहीं तो पहले क्या होता था, हम दो हमारे 10-12, पूरी की पूरी क्रिकेट टीम खुली रहती थी। तो लोगों को जागरूकता मिल रही है तभी तो हो रहा है ना। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याएं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देता है कि यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल अगर हो रही है, देखभाल हो रही है, यौन संबंधित समस्याएं जो हैं उनमें गिरावट आ रही है, तो उनको, ऐसे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं बराबर मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है समाज जो है बेहतर होएगा, स्वस्थ होएगा। और समाज अगर स्वस्थ होएगा तो देश भी आर्थिक रूप से तरक्की भी करेगा और हर लेवल पर तरक्की करेगा। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण, बेसिकली यहां से चैप्टर स्टार्ट होएगा असली। बाकी आप जानते हैं, यहां से यहां तक देखने के बाद आपको आइडिया लग ही गया होगा कि क्या क्या थ्योरी थी यहां पर। पिछले शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। देखो अब क्या लिखा हुआ है,
सर यहाँ पर ये चहुमुखी क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा ये ध्यान से समझते हैं। पिछली शताब्दी में, यानी पिछली शताब्दी समझ में आ रही है ना, पिछली शताब्दी में हमने, पिछली शताब्दी यानी 2000 से पहले की अगर हम बात करें तो हमने लोगों को जागरूक किया, हाँ सर, लेकिन बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत जागरूक किया, हाँ सर। चहुमुखी मीन्स थोड़ा सा निम्न स्तर पर हमने विकास लाए हैं लोगों के जीवन स्तर में, थोड़ा बहुत। चहुमुखी मीन्स थोड़ा बहुत, मामूली मात्रा में हम विकास लाए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, लेकिन क्या बहुत ज्यादा हो गया? क्या गरीबी जो है उसकी स्तर बिल्कुल खत्म हो गया? सारे के सारे लोग जो है गरीब रेखा से ऊपर आ गए हैं? नहीं। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं, यानी सुधार तो हुआ लेकिन फिर भी जनसंख्या वृद्धि जो है वो अभी भी विस्फोटक रूप से बढ़ती जा रही है। जैसे 1900 में, 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी, यानी 2000 मिलियन थी, यानी लगभग 200 करोड़ थी। ठीक है, 2 अरब मीन्स 200 करोड़, 2 बिलियन मतलब 200 करोड़, 2000 मिलियन बोल दीजिए या 200 करोड़ बोल दीजिए। ठीक है जी, जो 2000 में तेजी से कितनी हो गई? 600 करोड़, 600 मिलियन या 6 अरब। ये पता होना चाहिए आपको, सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 6 अरब मतलब 6 बिलियन, 1 बिलियन कितना होता है? 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 9 होता है, और 1 मिलियन कितना होता है? 10 की पावर 6। अगर आपको ये नहीं पता है तो बहुत गड़बड़ी है, लिख लेना अपनी कॉपी में। 1 अरब कितना होता है? 10 की घात 9। 1 मिलियन कितना होता है? 10 की घात 6। तो 10 की पावर 6 और 3 जीरो, 10 की पावर 9, तो 6 इंटू 10 की पावर 9 कितना हो गया? 6 बिलियन, है ना। मिलियन भी लिख दिया, बिलियन भी लिख दिया, बिलियन को हिंदी में हम अरब बोल रहे हैं। करोड़ कितना होता है? 10 की पावर 7। अब जरा सोचिए, ये 10 की पावर 6, एक जीरो और ले लो, 10 की पावर 7 कितना हो गया? करोड़, कितना हो गया? 600 करोड़। मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया, ये याद रखना है आपने। तो कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या 200 करोड़ थी, जो 2000 आते आते 600 करोड़ हो गई है, यानी 400 करोड़ बढ़ गई है 100 सालों में। 2011 में 7.2 अरब पाई गई थी। 2011 में कितनी हो गई है? 7.2 अरब, यानी सिर्फ और सिर्फ 11 साल में कितनी बढ़ गई है? 11 साल में कितनी बढ़ गई है? 120 करोड़ बढ़ गई है। कैसे सर? 600 करोड़ से 720 करोड़ हो गई है। कॉमन सेंस लगाइए, 6 अरब से 7.2 अरब, यानी 1.2 अरब बढ़ गई। 1.2 अरब मींस 120 करोड़ बढ़ गई है, यानी 11 सालों में 120 करोड़ बढ़ गई थी। तो ये तीनों डाटा याद रखने। 1900 में 200 करोड़, 1900 में 200 करोड़, 2000 आते आते 600 करोड़, 2011 में 720 करोड़। अब आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा अरब में या मिलियंस में। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई, सेम टू सेम ऐसी ही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई है। हमारी जनसंख्या देश की आजादी के समय लगभग कितनी थी? 350 मिलियन थी। 350 मिलियन मींस 35 करोड़ थी। कितनी थी सर? 35 करोड़ थी। डन। विश्व की कितनी थी? 200 करोड़। 200 करोड़ में से 35 करोड़ किसमें थी सर? भारत में थी। समझ रहे? विश्व में 200 करोड़ 1900 में, और 1947 की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत की आजादी की बात करें तो भारत में 35 करोड़ थी लिखा हुआ, अर्थात 35 करोड़ थी, जो 2000 पहुंचते कितनी हो गई थी सर? अब आप देख ही सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा है, 1000 बिलियन कर रखा है हमारी हिंदी मीडियम वाली एनसीईआरटी ने। पता नहीं कौन सी चीज दिमाग में रखकर ये लोग काम करते, मेरे को नहीं पता। अब बताओ 1000 बिलियन का मतलब कितना हो रहा है? आप समझ रहे हैं? 1000 बिलियन का मतलब, बिलियन में कितनी है? 10 की पावर 9, और 1000 यानी 10 मतलब 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 मतलब समझ रहे हैं आप? 1 लाख करोड़। कितना? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ भारत की जनसंख्या हो गई थी कब? 2000 में, यानी 35 करोड़ से 1 लाख करोड़ हो गई थी। तो इसको प्लीज सही करिएगा, यहां पर ये 100 या 1000 बिलियन नहीं है, ये मिलियन है। प्लीज इसको सही करिएगा। 1000 मिलियन का मतलब कितना हो जाएगा? 100 करोड़ हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको सही करना है बेटा आपने। यहां पर मिलियन की जगह क्या बिलियन की जगह क्या करेंगे, मिलियन करेंगे। अब जैसे मिलियन करेंगे देखिए आंसर कितना आ गया, 1000 मिलियन। मिलियन मींस 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 और एक जीरो ये ले लो, 10 की पावर 7 कितना हो गया, 100 करोड़। तो 35 करोड़ से कितनी हो गई है सर, 100 करोड़ हो गई है, यानी 350 मिलियन से 1000 मिलियन हो गई थी वर्ष 2000 आते आते। ठीक है, और 2011 में कितनी हो गई है, 1.2 बिलियन। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाते यार, पहले कितना लिख रहा है 1000 बिलियन, अब कितना लिख रहा है 1.2 बिलियन। पता नहीं क्या खाकर क्या पीकर क्या ही छाप दी है, समझ नहीं आया मेरे को ये। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इसका मतलब क्या है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी कौन है, भारतीय है। कैसे सर, भाई 2011 में विश्व की कितनी है 7.2 अरब, भारत की कितनी है 1.2 अरब। 7.2 को 1.2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी हर छठा आदमी कौन है, भारतीय है। इस सब का कारण संभवतः क्या हो सकता है। अब सर इतनी ज्यादा भारत की जनसंख्या बढ़ गई है, इसका मेन कारण क्या होगा, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। अब मृत्यु दर अगर कम होती जाएगी यानी लोग ज्यादा से ज्यादा जिंदा हैं, है ना। शिशु की जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो है जन्म के बाद में रह रहा है, नहीं मर रहे। यानी कुल मिलाकर मम्मी की मृत्यु दर और शिशु की जो मृत्यु दर जो है अगर वो कम हो गई या कम होती जा रही है, यानी कम मौतें हो रही हैं, यानी लोग ज्यादा जिंदा हैं। मौत कम क्यों हो रही है, क्योंकि चिकित्सा जो है उसमें ज्यादा तरक्की हुई है। तो इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। नेटिलिटी मींस जन्म दर, मोर्टेलिटी रेट मींस मृत्यु दर। तो शिशु की मृत्यु दर और मातृ की मृत्यु दर है जो उसमें कमी आई है, और साथ साथ लोगों की जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, मृत्यु दर कम हो जाएगी तो जन्म दर ज्यादा होती जाएगी। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो करी है। देखिए हमने, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जागरूक किया है तो क्या कमी नहीं आई है, कमी आई है, लेकिन बहुत कम, बहुत छोटी चुहुमुखी, बहुत कम मात्रा में, नाम मात्र की क्या हुई है सर, कमी आई है। 2001 की जनगणना, अब देखो फिर यहां पर गलती कर दी, इसीलिए हाईलाइट कर रखा है। मैं इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी लेकर आया हूं ताकि आपको समझ में आए। देखेंगे आप यहां पर, देखिए इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में हमने ऑलरेडी बता दिया 350 मिलियन थी, जो पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई थी, 1 बिलियन हो गई थी, है ना। ठीक है, कितनी हो गई थी, 1 बिलियन हो गई थी। 1 बिलियन मींस 1 बिलियन का मतलब 1000 मिलियन, 1 अरब। 1 बिलियन का मतलब 1000 मिलियन। तो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यहां पर बिलियन लिखा हुआ है तो बाकी सारी चीजें हटा दीजिए आप, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका आंसर आ जाएगा 1 बिलियन। इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में टू द बिलियन मींस 1 मिलियन। 1 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब 1000 मिलियन होता है। मतलब कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, कैसे भी पकड़ लो, मीनिंग वही है। 1 बिलियन 1 अरब मींस 1000 मिलियन। अब चाहे आप इसको 1000 मिलियन कर दो, चाहे इसको 1 बिलियन कर दो, बात तो एक ही है। तो इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी अगर देखें तो वहां बिलियन लिखा हुआ, तो आप इसको बिलियन में कर दो, नहीं तो अगर आपको जैसे मन करे वैसे कर दो, लेकिन करेक्ट होना चाहिए, 100 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो मिस्टेक ये थी जो यहां पर हाईलाइट कर दिया। दूसरा, 2011 का सेंसस हुआ था, ना कि 2001 का। मतलब 2001 में भी हुआ था, 2011 में भी हुई थी जनगणना, लेकिन यहां पर हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी ने 2001 लिखा हुआ और इंग्लिश मीडियम में 2011 लिखा हुआ, तो आपको 2011 करना है इसको। ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस 2011 की जनगणना जो हुई थी बेटा, उस 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस 2011 की जनगणना के अनुसार क्या हुआ था, यह वृद्धि लगभग 2% रही थी। कितनी रही थी ये वृद्धि, लगभग 2%, अर्थात 1000 में से 20 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। अब सर ये लाइन समझ में नहीं आती है कि देखिए वृद्धि हो रही है, हाँ सर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है सर जनसंख्या वृद्धि, 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके अनुसार यह वृद्धि 2% हो रही है। 2% सुनने में तो बहुत कम लग रही है 2%, लेकिन बहुत ज्यादा है। सोचो एक जगह 1000 लोग हैं,
1000 लोग हैं और हर साल उसमें 20 लोग और ऐड होते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष कितने लोग ऐड होते जा रहे हैं? 20, 1020। फिर 1020 जो है अगले साल 1020 से फिर 2%। तो ऐसे करते 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 ये वृद्धि बहुत बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये डाटा पूछा जाता है, कितनी हुई थी? 2%, यानी 1000 में से 20 व्यक्ति। भाई 1000 का 2% कितना होता है? कैसे निकालेंगे सर? 1000 इंटू 2%। कैसे निकालते हैं परसेंट? 2 डिवाइड बाय 100। ये कर दिया, कितने आ गए? 20। यानी 1000 लोग जो है अगले साल उन 1000 से कितने हो गए? 120 हो गया। 20 व्यक्ति और ऐड हो गए उन 1000 में। ठीक है जी। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव होता है। भाई ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें कमी आती जाएगी। जैसे अन्न नहीं मिलेगा, आवास, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कपड़े प्रॉपर पहनने के लिए नहीं मिलेंगे। आप देखते भी हैं कई बार रोड के किनारे कई लोग बैठे रहते हैं, उनके बच्चे, पैरों में चप्पल नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भाई हमने भले इन मदों पर, मद नहीं है ये पद है, पद का मतलब स्टेप्स, बहुत छोटी छोटी यहां पर मिस्टेक्स है। हमने भले इन पदों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति करी है, हमने भले ही इन क्षेत्रों में, इन पदों के क्षेत्रों भी हटा दीजिए यहां पर सीधा और सिंपल वर्ड में, हमने भले ही इन क्षेत्रों में वृद्धि महत्वपूर्ण प्रगति करी है। किन क्षेत्रों में सर? किन क्षेत्रों में? कई लोग ऐसे जिनको आज अन्न बहुत ज्यादा भी मिलता है ना, शाही पकवान मिलता है, रहने के लिए 2 लोग हैं या 4 लोग हैं और रहने के लिए पूरा महल खड़ा कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो हर दिन में 3 बार कपड़े बदलते, इतने कपड़े हैं उनके पास में। तो प्रगति तो की है हमने। इसीलिए सरकार पर यह दबाव है कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर की काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाने चाहिए। इसलिए सरकार के ऊपर भी दबाव है कि भैया कुछ उपाय बताओ, कुछ उपाय करो। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और उसके परिणाम बहुत भीषण होंगे। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा दो। कौन से? छोटे परिवारों को बढ़ावा दो कि हम 2 हमारे 2, नहीं तो हम 2 हमारा 1। आगे देखना भविष्य में, हम 2 हमारा कोई नहीं, हम ही दोनों खुश हैं। तो लघु परिवार को क्या देना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। उनको गर्भ निरोधक उपायों के बारे में प्रेरित करना चाहिए कि जब जरूरत हो बच्चा पैदा करने की तब बच्चा पैदा करें, है ना। आपने शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए एक पोस्टर या पर्चे पर भी देखे होंगे। आपने कई बार देखा होगा कि छोटा परिवार, सुखी परिवार, इस तरीके के आपने अखबार में या मैगजीन्स में इस तरीके के एक मम्मी है, एक पापा, एक बच्चा है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, इस तरीके की आपने इमेजेस देखी होंगी, है ना, जहां खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार है कि हम 2 हमारे 2। इस नारे के साथ आपने देखी होंगी, फोटो देखी होंगी। बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से जो शहरों में है, वहां पर तो कामकाजी युवा जो होते हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका तो यही नारा है कि हम 2 हमारा 1। ज्यादा है ही नहीं भाई साहब ना, ज्यादा नहीं, हम 2 खुश, हमारा 1 उसको खुश रखेगी। विवाह की, लेकिन मैं थोड़ा सा, मैं रहता तो शहर में हूं लेकिन मैं इस योजना को पूरा नहीं कर पाया। मैं इसी पे अड़िग रहा, हम 2 हमारे 2, मेरे 2 बच्चे हैं। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। विवाह के लिए योग्य जो आयु जो है वो सुनिश्चित कर दी गई है। 18 की लड़की होनी चाहिए, 21 का क्या होना चाहिए? लड़का होना चाहिए। और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, आइए यहां पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधकों के बारे में चर्चा करते हैं। जी जनाब, यहां से असलियत में चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहां तक तो थी थ्योरी, इसमें से कुछ जगह से क्वेश्चंस उठ सकते हैं। ठीक है, जैसे विवाह योग्य आयु क्या है सर? 18 से 21 वर्ष है। और क्वेश्चन क्या उठ सकता है? 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि दर थी? 2% की। 1000 में से 20 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति जो थे अगले वर्ष कितने ऐड हो रहे थे? उसमें 20 व्यक्ति ऐड हो रहे थे। ये पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन बना जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन कितनी थी जनसंख्या? ये डाटा याद रखना है आपने।
2000 में कितनी थी, भारत आजाद हुआ कितनी थी और 2011 में कितनी है। हर छठा भारत, हर पूरे विश्व में हर छठा आदमी जो है वो कौन है सर, भारतीय। छठा हटा दिया यहाँ पर और छठे की जगह डैश कर दिया और पूछ लिया छठा, 6, 7, 8, इस तरीके से ऑप्शंस में दे दिए। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली कहाँ पर डेवलप की गई थी, है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। उल्बवेधन क्या है, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। असलियत में चैप्टर होता है गुरु यहाँ से स्टार्ट, जहां पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, एक आदर्श गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक गर्भ निरोधक तकनीकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यानी आदर्श का मतलब मैंने बोला ये बड़ा आदर्श व्यक्ति है, यानी जिसकी बातें हम माने, जो हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो, जो हमारे लिए इफेक्टिव हो, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, जो हमारे लिए जो अच्छी कंडीशंस हो, वो आदर्श कंडीशंस होती है ना। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोग करता है, यानी एक ऐसा गर्भ निरोधक युक्तियां जो हमारे लिए आदर्श है, यानी हमारे लिए हमारे हितों की रक्षा कर रही हैं, हमारे लिए फायदेमंद हैं। उसके क्या क्या गुण होने चाहिए सर? पहला कि वो हमारे हितों की रक्षा करे, हमारे हितों की रक्षा करे, यानी हम हितों की रक्षा करें, मतलब इसको यूं समझ लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्डम्स इस्तेमाल होते हैं। अब क्या ये कॉन्डम व्यक्ति जो है, एक पुरुष जो है, लोगों को जाकर बताता है कि मैंने कॉन्डम इस्तेमाल किया? नहीं ना। यानी एक ऐसी युक्ति, या एक महिला ने आईयूडी लगवा ली, अब क्या वो ढिंडोरा पिटेगी कि मैंने आईयूडी लगा ली, आईयूडी लगा ली? नहीं। यानी ऐसी युक्तियां जो चुपके से लगा ली जाए, लोगों को पता भी ना लगे, तो हमारे हितों की रक्षा भी हो रही है ना, लोग उसका मजाक भी ना बनाएं और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है कि बच्चा हम जन्म धारण करने से बच जाए। तो इस प्रकार हितों की रक्षा कर रही है। आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रहते हैं यूपी में और आपको जो गर्भ निरोधक युक्ति चाहिए वो मिल रही है अमेरिका में जाकर या पंजाब में जाकर, तो आसानी से मिल जानी चाहिए। प्रभावशाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का प्रभाव डाले, पूरा प्रभाव डाले। उसके कोई अनुषंगी प्रभाव नहीं होने चाहिए। अनुषंगी मीन्स नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए, और अगर हो तो कम से कम हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ये एक आदर्श गर्भ निरोधक जो उपयोग में ली जाने वाली युक्तियां हैं, उनके ये लक्षण हैं। ठीक है, तो ये 5 लक्षण आपने याद रखने। हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध होने वाला, प्रभावी होना चाहिए, गलत प्रभाव नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, ये 1, 2, 3, 4। ठीक है, दुष्प्रभाव या अनुषंगी प्रभाव, ठीक है, वो 5वां इसी में इंक्लूड कर दिया, अगर हो भी तो कम से कम हो। इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की, अच्छा हाँ ये रहा ना, ये रहा पांचवा ये रहा। मैंने कहा यार 5वां कहां गया, 5 ही तो होते हैं। इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा और मैथुन में बाधक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको यूज में ले रहे हैं और प्रॉपर आप संभोग ही नहीं कर पा रहे हैं, मैथुन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसका फायदा ही क्या है ना। तो कामेच्छा मीन्स, प्रेरणा मीन्स सिंपल, मैथुन की प्रक्रिया जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए उन युक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। तो ये 5 चीजें हैं, ये लक्षण है किसके? एक आदर्श गर्भ निरोधक युक्तियों के। आजकल व्यापक परिधि में बड़े स्तर पर गर्भ निरोधक साधन जैसे आसानी से उपलब्ध हैं, उन्हें मोटे तौर पर हमने निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। अब ये हमने डिटेल्ड लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमने इनको किन किन भागों में बांटा है। जैसे कुछ हम बोल रहे हैं पारंपरिक या प्राकृतिक, जिसमें कोई युक्ति नहीं है, नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमने बच्चा पैदा करने से अपने आप को रोक लिया है। कैसे कैसे वो पढ़ेंगे, पारंपरिक विधियां। दूसरा है बैरियर, जिसको हम रोधक बोलते हैं, यानी कुछ ऐसी युक्तियां होंगी, कुछ ऐसी संरचनाएं, डिवाइसेस होंगी जिनको हम यूज करेंगे और गर्भ धारण करने से बचेंगे। आईयूडी जैसे कॉपर टी जो फीमेल यूज में लेंगी। मुंह से लेने वाली योग्य गर्भ निरोधक गोलियां जैसे सहेली, है ना। टीके के रूप में भी लिया जा सकता है, टीका लगाया जा सकता है और गर्भ धारण होने से बचा जा सकता है। अंत्यरोपण करा लिया, यानी आपने इम्प्लांटेशन करा लिया, कुछ कैप्सूल्स होते हैं स्किन के नीचे लगा दिया और 4-5 साल के लिए गर्भ धारण होने से बच लिए, उनको हम अंत्यरोपण बोलते हैं। शल्य क्रिया विधि, परमानेंटली ही बच्चा पैदा करने से अपने आप को रोक लिया, कैसे? नसबंदी कराकर या नालबंदी कराकर, है ना। तो ये वो विधियां हैं जिनसे गर्भ निरोधक
गर्भ धारण करने से बचा जा सकता है। अब एक एक करके यहां पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्राकृतिक विधियों की, नेचुरल मेथड्स की। देखिएगा, ये विधियां अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखना, इन विधियों में क्या होता है, शुक्राणु को अंडाणु के पास जाने से रोका जा सकता है। जैसे आवधिक संयम। सर आवधिक संयम क्या होता है? इसमें एक दंपति जोड़ा जो होता है माहवारी चक्र के या आर्तव चक्र के 10th से 17th दिन के बीच की अवधि जो होती है, जिस दौरान मैथुन से बचते हैं। अब इससे क्या होगा, सोचो एक महिला है जिसका आर्तव चक्र चल रहा है, उसमें 10 to 17 के बीच में कहीं मध्य दिन होता है ना, हाँ सर, जिस दिन अंडक रिलीज होता है, हाँ सर, और चांसेस है फर्टिलाइजेशन के। अगर इस दौरान एक पुरुष और एक महिला के बीच में यौन संबंध ही स्थापित ना हो, इस परिस्थिति को हमने बोला आवधिक संयम। भैया सीधी सी बात है, मैथुन से बच गए तो बच्चा कैसे होएगा, नहीं होएगा। तो ये एक प्राकृतिक विधि है जिसमें अंडोत्सर्जन की अपेक्षता अधिक मानी जाती है। इस दौरान क्या होता है सर, 10 से 17वें दिन के बीच में ज्यादा से ज्यादा चांसेस है अंडोत्सर्ग के, और इस अवधि के दौरान निषेचन और उर्वर गर्भ धारण की अवसर बहुत ज्यादा अधिक हो जाते हैं। इसे निषेचन अवधि भी कहा जाता है। याद रखना, निषेचन अवधि 10 to 17 ऑफ आर्तव चक्र कहा जाता है। अब ये निषेचन अवधि जो है, इस अवधि में अगर शुक्राणु ही नहीं पहुंचा, भैया सीधी सी बात है, गर्भधारण होने से बच गया। दूसरी विधि है बाह्य स्खलन। इस तरीके से इस दौरान मैथुन ना करने से गर्भधारण होने से बचा जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट दूसरी विधि है, वो है बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन। अब सर यहां पर क्या होगा, मैंने बोला एक व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, अपने शिशन को मादा की योनि में इंसर्ट तो कर दिया, संभोग प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जैसे ही वीर्य सेचन होने वाला था, उसने अपने लिंग को, अपने पेनिस को, अपने शिशन को मादा की योनि से बाहर निकाला और मादा के शरीर में वीर्य सेचन नहीं किया, आउटसाइड द मादा बॉडी वीर्य सेचन कर दिया है। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, जब वीर्य सेचन मादा के अंदर किया ही नहीं, रोक लिया अपने आप को, है ना, अपने आप को क्या कर लिया, रोक लिया, यानी बाहर निकाल दिया वीर्य, नॉट इन द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी रिलीज कर दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य स्खलन बोलेंगे, अंतरित मैथुन बोलेंगे, कोइटस इंटरप्टस बोलेंगे। ये एक विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले, यानी वीर्य स्खलन होने ही वाला था, उससे ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच जाता है। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, बाह्य स्खलन। ये भी एक नेचुरल विधि है, लेकिन ये जो है, इसमें चांसेस जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक मेल अपने आप को रोक नहीं पाता है वीर्य स्खलन करने से, क्योंकि एक सुखाभास होता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक सुख की अनुभूति होती है, तो कई बार कई चांसेस में रोक नहीं पाते और वीर्य स्खलन गलती से हो जाता है और महिला जो है वो गर्भधारण कर लेती है। तो इसमें चांसेस जो है ज्यादा होते हैं प्राकृतिक विधि में, याद रखना। स्तनपान, ये तीसरा है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं सर, प्राकृतिक विधियां हैं, उनके 3 प्रकार है। एक है आवधिक संयम, एक हो गया बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन, और तीसरा है स्तनपान अनार्तव, लैक्टेशन एमिनोरिया। हमने पढ़ा था कि भैया एक लड़की या एक फीमेल जब बच्चे को, या एक फीमेल जिसने प्रसव किया है, जन्म दिया है बच्चे को, जैसे जन्म देती है तो उसका आर्तव चक्र जो होता है कुछ महीनों तक क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। हार्मोनल चेंजेस हैं तो आर्तव चक्र क्या रहते हैं सर, बंद रहते हैं। अब आर्तव चक्र अगर बंद है तो सीधी सी बात है अंडोत्सर्जन नहीं होगा, अंडोत्सर्जन नहीं होगा तो उस विधि, उस दौरान अगर पुरुष और महिला के बीच में संभोग होता भी है तो गर्भधारण नहीं होगा, सेफ पीरियड कहलाएगा उस टाइम पे। तो स्तनपान अनार्तव, यानी एक महिला जब स्तनपान करा रही है अपने बच्चे को, तो उसमें आर्तव चक्र जो है वो बंद है। अब आर्तव चक्र अगर बंद होते तो इसको हम अनार्तव बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होते हैं। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को मां के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 महीने की होती है। ठीक है, लगभग 4 to 6 मंथ की होती है, जहां पर मदर जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, उस दौरान मदर को पानी नहीं, बाकी दूध नहीं, अपना ही दुग्ध पिलाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, पोषक पदार्थ ज्यादा मिलते हैं। इस दौरान गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य हो जाते हैं। क्यों शून्य हो जाते हैं आप जानते हैं, क्योंकि इस 4 से 6 महीने का जो काल है, इसमें आर्तव चक्र बंद है। यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की अवधि तक ही कारगर मानी जाती है। अब यह विधि जो होती है अराउंड 6 महीने तक ही क्या होगी, कारगर मानी जाएगी, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ वापस से आर्तव चक्र जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं।
उपयुक्त विधियों में से किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता। ये जो 3 विधि जो हमने पढ़ी, क्या इसमें किसी दवा या किसी साधन का, किसी बैरियर का, किसी रोधक का, किसी डिवाइस का यूज हुआ? नहीं। अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग 0 के बराबर है, यानी इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसके असफल रहने की दर काफी ज्यादा है। याद रखना, इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन ये इसके फेलियर के रेट जो होते हैं या फेलियर के चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्राकृतिक विधियों के ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, ये हो गई हमारी पहली प्राकृतिक विधि। नेक्स्ट आते हैं रोधक विधि पर। अब रोधक, जिसको हमने बोला है बैरियर, प्राकृतिक विधि किस सिद्धांत पर कार्य कर रही थी? अंडाणु को शुक्राणु, या हम बोलेंगे अंडाणु के पास शुक्राणु को जाने से रोक रही थी, उनके संगम को रोक रही थी, उनके फ्यूजन को रोक रही थी। तो जो बैरियर है ये भी सेम वही उसी सिद्धांत पर काम करती है। इस विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलन से रोका जाता है। यहां पर भी फिजिकली आप अंडाणु के पास शुक्राणु को जाने से क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। इस प्रकार के उपाय पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार के उपायों में जो डिवाइसेस, जो साधन जो यूज में लिए जाएंगे, बैरियर का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को रोकना। किसको रोक रहे हैं? शुक्राणु को अंडाणु के पास जाने से रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं सर? कुछ कुछ युक्तियां हैं, कुछ कुछ डिवाइसेस है, उनको यूटिलाइज करके, जैसे कॉन्डम्स, जिनको हम निरोध बोलते हैं, जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये कॉन्डम है, ये फेमिडोम है। अब दिखने में ये वाला जब पढ़ते हैं तो कई बार ऐसे लगता है कि सर ये यहां से भी खुला है और यहां से भी खुला है। नहीं, ये यहां से खुला हुआ नहीं है, यहां पर ये भी और ये भी एक साइड से खुला होता है और एक साइड से बंद होता है। ये लग रहा है आपको खुला है, बट ये क्लोज्ड होता है। एक सिरा ओपन होता है, एक सिरा क्लोज्ड होता है इसका, ठीक है। आदि क्या है? रोधक उपाय है। ये क्या होती है? पतली रबड़ या लेटेक्स से बनी होती है। लेटेक्स क्या होता है बेटा? ये पदार्थ होता है जो पादपों से रिलीज्ड होता है, जैसे रबड़ पादपों से निकलता है, ठीक है। तो ये रबड़ या लेटेक्स से बनी होती है ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाता है। अब इसको पुरुष अगर यूज में लेगा तो इसको, इस कॉन्डम को अपने लिंग पर चढ़ाता है, और फीमेल अगर इसको यूज में लेती है इस कॉन्डम को, तो फीमेल के जो कॉन्डम होते हैं उनको हम फेमिडोम्स बोलते हैं। इसको वो अपनी योनि के माध्यम से अपने अंदर इंसर्ट करती है, और ये जो होता है इसको पुरुष अपने लिंग पर चढ़ा लेता है। स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस पाते। अब ऑब्वियस ही बात है, संभोग जब होएगा तो वीर्य निकलेगा। वीर्य किसके अंदर रह जाएगा सर? इन कॉन्डम्स के अंदर रह जाता है। यह गर्भदान को बचा सकता है, यानी गर्भ धारण होने से बचा सकता है। पुरुषों के लिए कॉन्डम का मशहूर ब्रांड नेम है निरोध। ये याद रखना, मशहूर ब्रांड नेम कौन है? निरोध है, काफी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कॉन्डम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोग तथा एड्स के बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कॉन्डम्स जो है उनका बहुत तेजी से उनका यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि लोगों को पता लगा कि कॉन्डम का इस्तेमाल करने से यौन संचारित रोगों से भी बचा जा सकता है, और गर्भधारण होने से भी क्या किया जा सकता है? बचा जा सकता है। यौन संचारित रोग जैसे एड्स से बचा जा सकता है। स्त्री व पुरुष दोनों में ही कॉन्डम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं, यानी एक बार यूटिलाइज करने के बाद उसको पुनः यूटिलाइज नहीं किया जाता है, उनको क्या कर दिया जाता है? डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनको वापस से यूज में नहीं लिया जाता। इन्हें स्वयं ही लगाया जाता है, ऐसा नहीं है कि इनको डॉक्टर लगाएगा, खुद ही लगाया जाता है। इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। अब ये जो विधि अगर खुद यूटिलाइज कर रहे तो ये गोपनीय है, कोई और थोड़ी ना लगा रहा है, खुद ही लगा रहे हैं, तो ये गोपनीय बात रहती है। ये हो गया क्या? पहले बैरियर रोधक का एग्जाम्पल कौन? कॉन्डम। मादा में कॉन्डम्स को, मादाओं के जो कॉन्डम, फीमेल के जो कॉन्डम्स होते हैं उनको फेमिडोम्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बैरियर का। ये बैरियर के रोधक के ही एग्जाम्पल है, साधन है। डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी और वॉल्ट। अब गर्भाशय ग्रीवा, टोपी और वॉल्ट क्या होती है? इस तरीके से अलग अलग साइज की होती है। ये इस तरीके से गर्भाशय ग्रीवा, ये गर्भाशय ग्रीवा, ये डायाफ्राम है, ये गर्भाशय ग्रीवा टोपी है, और ये वॉल्ट होता है। साइज का डिफरेंस होता है। ये भी रबड़ के बने होते हैं। रोधक उपाय होते हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। याद रखना, इनको कहां पर लगाया जाता है? गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड पर फोकस करना, कहां पर लगाया जाता है? फीमेल इसको यूटिलाइज करती है। देखो, कॉन्डम मेल और फीमेल दोनों यूज ले सकते थे, लेकिन ये इसका डायग्राम हमारी एनसीईआरटी ने नहीं दिया। दिस इज कॉपर्टी, ये डिफरेंट है, ये भी हम देखेंगे। ये जो होते हैं इनका उपयोग सिर्फ फीमेल करती है, मेल नहीं करता। ये भी लेटेक्स के, रबड़ के बने होते हैं, लेकिन इनका उपयोग केवल फीमेल करती है। किसको ढकती है? गर्भाशय
गर्भाशय ग्रीवा को ढका जाता है, इनसे लगाया जाता है। यह गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणु के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। अब ऐसी बात है, गर्भाशय ग्रीवा में हमने इनको लगा दिए तो शुक्राणु का प्रवेश नहीं होएगा। ठीक है, इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको फिर से क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है बेटा। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली या फोम मतलब झाग होती है। आज की डेट में कई सारे मार्केट में क्या उपलब्ध होती है, कुछ कई क्रीम्स होती हैं जिनको इनके अंदर लगा दिया जाता है, इसके अंदर लगा दिया, या जेली के रूप में भी होती है, झाग के रूप में भी होती है। जैसे झाग है उसको इसके अंदर लगा दिया, हाथों से झाग ली और इसके अंदर लगा दिए। कप होता है ना, कप ऐसे रबड़ के कप होते हैं, इनके अंदर लगा दिए और लगाने के बाद इसको इंसर्ट कर लिया फीमेल ने अपनी बॉडी के अंदर योनि के माध्यम से। अब सर ये जो केमिकल्स जो अंदर लगाए हैं, ये रसायन जो अंदर लगाए हैं, ये क्या है, शुक्राणुनाशी है। यानी ये तो रोकने का काम कर रहा था फिजिकल, और जो आपने केमिकल इसके अंदर फोम या झाग या जेली लगाया है, शुक्राणु आता तो शुक्राणु को मारने का काम करते, तो क्या कहला रहे, शुक्राणुनाशक। तो दोनों का साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गर्भ निरोधक की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी आप बैरियर के साथ साथ केमिकल मेथड भी यूज में ले रहे हो तो गर्भधारण क्षमता जो होगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं तीसरी युक्ति। ये हमारी पहली थी प्राकृतिक, दूसरी थी रोधक। रोधक के अंदर एग्जाम्पल कॉन्डम्स या निरोध या फेमिडम्स, कॉन्डम्स फॉर मेल, फेमिडम्स फ्रॉम फीमेल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल जो था वो ये तीन एक साथ याद रखने थे, ये भी आपके रोधक विधि के अंतर्गत आते हैं। तीसरी जो विधि है वो है आईयूडी। अब देखकर आपको लाइन देखकर समझ में आ गया होगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो प्रचलित जो है भारत में वो कौन सी विधि है, सर आईयूडी है। लेकिन क्या करे, हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी पता नहीं अलग ही दिशा में चलती है। लिखा हुआ है भारत में दूसरी प्रभावी। अरे दूसरी प्रभावी अगर ये भारत में है तो पहली प्रभावी कौन है, बताना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ही गलत था। जरा देखिए इंग्लिश मीडियम की लाइन, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूं, रुकिए बेटा। यहां पर ना इंग्लिश मीडियम की है नहीं, बट बाकी मैं आपको बता रहा हूं यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी मीडियम में ये जो लाइन जो दे रखी है ये गलत दे रखी है। भारत में दूसरी नहीं, भारत में पहली मानकर चलेंगे आप, ठीक है। दूसरी नहीं है यहां पर, भारत में सबसे ज्यादा जो प्रभावी और लोकप्रिय, याद रखना यहां पर बस ये दूसरी हटा दीजिए, लाइन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भारत में प्रभावी और लोकप्रिय विधि जो है वो कौन सी है, अंतःगर्भाशय युक्ति है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, आईयूडी है, उसका उपयोग है, ठीक है। अब ये क्या है सर, नाम से पता लग रहा है कि ये जो युक्तियां जो होंगी ये अपने आप तो लगाई नहीं जाएंगी, या तो अनुभवी नर्स द्वारा या डॉक्टर के द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। नाम में क्या आ रहा है, अंतःगर्भाशय युक्ति, यानी अंत्य का मतलब अंदर, गर्भाशय मींस गर्भाशय के अंदर डॉक्टर या नर्स द्वारा लगाई जाती हैं ये युक्तियां। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशय युक्तियां उपलब्ध हैं, अलग अलग प्रकार की अंतःगर्भाशय युक्तियां उपलब्ध है। जैसे औषधि रहित आईयूडी, औषधि रहित मींस कि कोई केमिकल निकालेगी नहीं, कुछ नहीं निकालेगी, बस ये लगा दी है। अब ये भक्षण करेगी, किसका भक्षण करेगी, शुक्राणुओं का। इसका एग्जाम्पल आपने याद रखना है, लिपिस लूप। ये भूलना नहीं है कि औषधि रहित आईयूडी का एग्जाम्पल कौन सा है, लिपिस लूप है। तांबा मोचक आईयूडी यानी कॉपर निकालने वाली, तांबा मींस कॉपर, कॉपर निकालने वाली आईयूडी जो है उसके तीन एग्जाम्पल याद रखने, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375 याद रखना है। तो कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375 ये किसके एग्जाम्पल हैं, कॉपर मोचक आईयूडी या तांबा मोचक आईयूडी। हार्मोन मोचक आईयूडी जो है, जो हार्मोन निकालती हैं वो कौन सी है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। LNG20 में LNG की फुल फॉर्म है लेवेनोर गेस्टेरोल, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर आपको तीन प्रकार की आईयूडी याद रखनी है, औषधि रहित आईयूडी, लिपिस लूप, कॉपर मोचक या तांबा मोचक आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, हार्मोन मोचक आईयूडी, प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। ये एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। अब एक एक करके देखते हैं यहाँ पर। देखिए औषधि रहित आईयूडी के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ एग्जाम्पल बताया गया, तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको औषधि रहित आईयूडी से कि ये कैसे वर्क करती है। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि औषधि रहित आईयूडी का एग्जाम्पल क्या है, कि जैसे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, कि एक तरफ लिख दी आईयूडी और एक तरफ लिख दिए हैं ये एग्जाम्पल। तो औषधि रहित आईयूडी का एग्जाम्पल कौन सा है, आपका लिपिस लूप।
आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन का मोचन होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता और उसकी निषेचन क्षमता को कम कर देती है। अब यहां पर कौन सी आईयूडी के बारे में बता रखा है? कॉपर मोचक आईयूडी, जो तांबा निकालेगी। अब तांबा क्या करता है? शुक्राणुओं की भक्षण क्रिया को बढ़ा देता है, यानी शुक्राणुओं को खत्म करता जाता है। कौन? कॉपर। अब शुक्राणु अगर खत्म होते जाएंगे तो दो काम आपने याद रखने। क्या? शुक्राणु अगर धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं तो उनकी गतिशीलता, गति करने की क्षमता वो कम हो जाएगी, और जब गति कम हो जाएगी तो निषेचन क्षमता भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कॉपर क्या करेगा सर? शुक्राणु का भक्षण करेगा, जिससे क्या होएगा? गतिशीलता और निषेचन क्षमता कम हो जाएगी। ये कॉपर मोचक आईयूडी सीधा सीधा याद रखना है। नेक्स्ट, वो जो हार्मोन निकालती है जैसे प्रोजेस्टेरोन, LNG-20, अब ये क्या करती है? भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाती है, यानी वो जो कोरक पुट्टी जो चिपकने वाली थी, अंतःरोपण होने वाला था, उसको अंतःरोपण होने से रोकती है। गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बना देती है। जो गर्भाशय ग्रीवा थी, जो गर्भाशय का निचला भाग था, संकरा भाग था, ग्रीवा भाग, वहां से शुक्राणुओं के आने का जो मार्ग जो होता है उसको अवरुद्ध कर देती है, जिससे शुक्राणुओं का विरोधी बना देती है। किसको? गर्भाशय ग्रीवा को। तो ये दो काम करती है। तो आपने सीधे सीधे याद रखना है, कोई आलतू फालतू चीज याद नहीं रखनी है, सीधा सीधा कि हार्मोन मोचक आईयूडी दो काम कर रही है, रोपण नहीं होने दे रही और गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाती है। खत्म। सिंपल तरीके से। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है, और भारत में गर्भ निरोधक की यह विधि व्यापक रूप से प्रचलित है। अभी इधर देखिए, ऊपर क्या कह रहा था? दूसरी, और यहाँ कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से प्रचलित है। तो आप समझ सकते हैं ये दूसरी यहाँ पर मिस्टेकनली यहाँ पर लिखा हुआ। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित विधि जो है वो कौन सी है? आईयूडी, याद रखना है। नेक्स्ट, अब चौथी जो विधि है वो कौन सी है? खाने योग्य गोलियां जो है। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक जो है वो है प्रोजेस्टेरोन, अथवा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन, जिससे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यानी गोलियां जो होंगी उन गोलियों में या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होएगा या प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन का क्या होएगा? संयोजन होएगा, और थोड़ी सी मात्रा में होगा, ज्यादा मात्रा में नहीं होएगा। यह मुंह से टिकिया, टिकिया मीन्स गोली, गोली को हम क्या बोलते हैं? पिल बोलते हैं। गोली को हम क्या बोलते हैं? पिल बोलते हैं, टिकिया बोलते हैं। टिकिया के रूप में ली जाती है और ये गोलियां पिल्स के नाम से लोकप्रिय हैं। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात है। किस रूप में लोकप्रिय है? पिल्स के। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोला जाता है, OCP बोला जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल का मतलब मुख से ली जाने वाला, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब गर्भ निरोधक, और पिल्स का मतलब गोलियां। तो मुख गर्भ निरोधक गोलियां कहा जाता है इनको। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं, और इन्हें आर्तव चक्र के प्रथम 5 दिन मुख्यतः पहले से ही शुरू करना चाहिए। अब ये गोलियां लगातार 21 दिनों तक ली जाती हैं। आर्तव चक्र जब स्टार्ट होता है तब से ही, मतलब फर्स्ट डे से ही ले लेना स्टार्ट कर दिया जाता है। गोलियां समाप्त होने के 7 दिन के अंतर के बाद इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है। अब जब 21 दिन हो जाएंगे, 28 दिन का आर्तव चक्र है, स्टार्टिंग से लेनी है, 21 दिन कंप्लीट होने के बाद में फिर गैप देना होता है। उस दिन भी उस 7 दिनों में भी गोलियां ली जाती है, जो हमने डिटेल्ड में पढ़ा था, जो मैंने आपको गोलियां दिखाई थी व्हाइट कलर की और ब्लैक कलर की। तो ब्लैक कलर वाली जो थी वो आयरन वाली थी, क्योंकि 21 दिनों तक जब ये गोलियां ली जाएंगी तो कहीं ना कहीं माहवारी या ब्लीडिंग जो होती है बढ़ जाती है। तो ब्लड का लॉस अगर ज्यादा हो जाए तो उस ब्लड के लॉस को वापस से संतुलित करने के लिए आयरन की टैबलेट्स ली जाती हैं। उन आयरन की टैबलेट्स में आयरन होता है, और आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, हमारे ब्लड के निर्माण के लिए जरूरी होता है, क्योंकि आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है हीम यानी आयरन। तो कुल मिलाकर 21 दिनों तक लगातार ली जाती है, फिर 7 दिन का जो गैप होता है उसके बाद में फिर वापस से 21 दिनों तक लगातार लिया जाता है। और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक बच्चा नहीं पैदा करना, जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है, जब तक नहीं चाहिए बच्चा तब तक ली जाएगी। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणु के प्रवेश पर रोक लग जाता है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। ये ध्यान से सुनना, यहां से कार्य पूछा जाता है। अब कैसे डिफरेंस आएगा? देखिए, इससे पिछले वाली जो आईयूडी थी उसमें हार्मोन मोचक आईयूडी के 2 काम थे। क्या कर रही थी सर? रोपण नहीं होने दे रही थी और गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बना रही थी। सेम टू सेम फंक्शन यहां पर भी है।
ये भी क्या कर रही है, रोपण को होने नहीं दे रही। संदमित का मतलब होता है रोकना, यानी ये तो फंक्शन बिल्कुल हार्मोन मोचक आईयूडी के जैसा हो गया। और साथ ही साथ जो गर्भाशय ग्रीवा जो थी ना, उस गर्भाशय ग्रीवा को क्या कर रही थी सर, शुक्राणुओं के प्रवेश के लिए रोक रही थी, अवरुद्ध कर रही थी। तो ये तो सेम टू सेम फंक्शन। एक एक्स्ट्रा फंक्शन याद रखना है क्या, ये अंडोत्सर्जन को भी रोकती है। वहां पर नहीं लिखा हुआ था, हार्मोन मोचक आईयूडी में अंडोत्सर्जन नहीं लिखा होता, यहां पर तो यहां पर 3 फंक्शन, ये अंडोत्सर्जन को भी रोकती है गोलियां, रोपण को भी रोकती है, और गर्भाशय ग्रीवा जो होती है उसकी श्लेष्मा जो होती है उसको ऐसा बदल देती है कि शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 फंक्शन आपने याद रखने हैं बेटा, भूलना नहीं है, ये तीनों के तीनों फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं। याद रखना, ये गोलियां जो होती है बहुत ही प्रभावशाली होती है और इनके नेगेटिव इफेक्ट्स या इनके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं कंपैरेटिवली कम होते हैं, और औरतों द्वारा खूब स्वीकार की गई है, यानी महिलाओं द्वारा ये ज्यादा स्वीकार की गई है। लेकिन अभी भी भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो कौन है, आईयूडी है। सहेली नामक जो गर्भ निरोधक गोली है, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है इस चैप्टर में, हमने अभी करी थी, ये गैर स्टेरॉइडल सामग्री। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन जो होते हैं, ये स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं। ये कैसे हार्मोन है सर, ये स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, याद रखना है। ये कैसे हार्मोन है, स्टेरॉइडल हार्मोन है। अब आप मुझे बताइए, इन गोलियों के अंदर अगर प्रोजेस्टेरॉन, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होएगा या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मिक्सचर होएगा, यानी ये गोलियां जो होंगी, क्या ये स्टेरॉइडल गोलियां हैं? हाँ सर। एग्जाम्पल माला डी, माला एन, जो यहां पर शायद नहीं लिखा हुआ है, माला डी, माला एन, ये कौन सी हैं? ये वो गोलियां हैं जो अभी हमने बात करी थी कि 21 दिन तक लगातार ली जाएंगी, फिर 7 दिन के गैप के बाद फिर 21 दिन तक लगातार ली जाएंगी। तो ये जो गोलियां हैं ये स्टेरॉइडल हैं, यानी इनके अंदर स्टेरॉइड्स भरे पड़े हैं, यानी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये क्या होते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं। नाउ व्हाट इज स्टेरॉइडल हार्मोन? लिपिड आप जानते हैं, लिपिड का एक रूप होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से जो गोलियां बनाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल से उत्पन्न कोई भी पदार्थ जो होता है उसको हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं। तो याद रखना ये क्या है, ये स्टेरॉइडल प्रकृति के होते हैं। जबकि याद रखना, सहेली जो है वो गैर स्टेरॉइडल है, यानी इसके अंदर जो रसायन मिलेगा वो स्टेरॉइड प्रकृति का नहीं है, वो गैर स्टेरॉइडल है। याद रखना है, भूलना नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यह हफ्ते में एक बार ली जाती है, वो लगातार 21 दिन तक ली जा रही थी, ये हफ्ते में केवल एक बार ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है और ये उच्च गर्भ निरोधक क्षमता वाली है। इसका निर्माण कहां पर किया गया था? CDRI लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। ठीक है जी, स्त्रियों द्वारा। अब ये हो गई हमारी चौथी विधि, कौन सी? मुख गर्भ निरोधक गोली। एक 5वीं विधि जो है यहां पर दे रखी है, स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरॉन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसके संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतःरोपण के रूप में किए जा सकते हैं। अब ये 5वीं विधि है जिसमें क्या करते हैं, ये देखिएगा, ये माचिस की तीली जितनी ये यहां पर ये संरचना है, माचिस की तिल्ली जितनी होती है। ठीक है, अब इनके अंदर या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन भर दो या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों के संयोजन को भर दो, जैसा गर्भ निरोधक गोलियों में किया था, बिल्कुल वैसा। वो गोलियां थी और ये जो है ये कुछ डिवाइसेस है जिनको त्वचा के नीचे लगा दिया जाता है, जिसको हम अंतःरोपण बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतःरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इस इम्प्लांटेशन में या हम सीधा टीका देकर भी दे सकते हैं, हम टीका इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का मिक्सचर। तो टीके के द्वारा भी दिया जा सकता है या त्वचा के नीचे अंतःरोपण भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका कार्य जो है बिल्कुल गर्भ निरोधक गोलियों के भांति होता है, सेम टू सेम वही कार्य है, बस फर्क इतना सा है कि ये लंबे ड्यूरेशन तक काम करती है, वो गोलियां लेनी पड़ती हैं और ये काफी लंबी अवधि तक क्या होती है, प्रभावशाली होती है। सर कितनी? लगभग ये इम्प्लांटेशन जो होते हैं 4 से 5 साल तक ये क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, यानी कार्यशील होते हैं। ठीक है जी, तो ये एक 5वीं विधि थी। आखिरी जो है 6ठी विधि जो है वो है इमरजेंसी पिल्स, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के संयोजन का प्रयोग आईयूडी के उपयोग को आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में प्रभावी पाया गया है और इन्हें बलात्कार या सामान्य असुरक्षित यौन संबंध के कारण होने वाली संभावित सहगर्भता से बचने के लिए उपयोग किया जाता है। सो यहां से यहां तक की जो 6ठी विधि है वो है इमरजेंसी।
पिल्स भी बोल दिया जाता है या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी बोल दिया जाता है, आपातकालीन गर्भ निरोधक भी बोल दिया जाता है। अब जरा सोचिए, एक फीमेल है जिसके साथ में रेप हुआ है, बलात्कार हुआ, और जिसने बलात्कार किया है उसने अगर वीर्य सेचन कर दिया उस महिला के अंदर, या कोई युगल जोड़ा है जिसने सहवास या संभोग किया है और असुरक्षित है, यानी किसी कॉन्डम या फेमिडोम्स का उपयोग नहीं किया, किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया, तो हो सकता है वीर्य सेचन हो जाए। अब ऐसे लोग गर्भ धारण नहीं करना चाहते, तो ये आपातकालीन परिस्थिति में गर्भ निरोधन से बचने के लिए क्या किया जाए? या तो सर सीधा सीधा क्या ले लिया जाए, प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन के संयोजन को ले लिया जाए, या आईयूडी को लगा लिया जाए। तो याद रखना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में आईयूडी भी लगाई जाती है और गोलियां भी ली जाती हैं। उन गोलियों में प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का संयोजन होता है। तो आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली भी ली जा सकती है, जैसे इसमें यहां पर एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, आई पिल या अनवांटेड 72, ये क्या होती हैं? इमरजेंसी पिल्स होती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आईयूडी, ये इमरजेंसी पिल्स होती है विद इन 72 आवर्स, कितने? मैथुन के 72 घंटे के अंदर अंदर ये लेनी चाहिए असुरक्षित यौन संबंध में या बलात्कार के केस में, ताकि गर्भ निरोधन से छुटकारा पाया जा सके या बचाव किया जा सके। डन। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर आखिरी विधि जो है, हालांकि हमने इन दोनों को अलग अलग लिया है, लेकिन ये वाला जो है इसी के साथ भी ले सकते थे, कोई बात नहीं। आखिरी विधि जो है वो है परमानेंट इलाज। कोई गोली नहीं लेनी, कोई डिवाइस युक्ति वुक्ति कुछ नहीं लगानी है, परमानेंटली क्या कर दो, एक नर या एक मादा अपने आप को क्या कर रहे हैं? बंध्यकरण कर रहे हैं, स्टेराइल कर रहे हैं, कि नर जो है वो उसका जो वीर्य जो होगा उसमें शुक्राणु नहीं होएगी, मादा में जब अंडोत्सर्ग होएगा तो फैलोपियन नलिका में अंडाणु तो पहुंचेगा लेकिन निषेचन नहीं होएगा। तो शल्य क्रिया जो होती है, यानी ऑपरेशन करेंगे शल्य क्रिया विधि में, बंध्याकरण एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए, जिनको गर्भधारण करना ही नहीं है, उनके लिए क्या होती है? शल्य क्रिया होती है। वे इसे स्थायी माध्यम के रूप में अपनाना चाहते हैं। वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री हो सकती है, दोनों में से कोई एक जो है वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? ये कराकर अपने आप को स्टेराइल कर रहे हैं। शल्य क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है। यानी यहां पर देखिए, शल्य क्रिया जब हम करेंगे, जैसे ये नर में करेंगे, नर में ये कौन था सर? शुक्रवाहक थी। शुक्रवाहक शुक्राणुओं को लेकर जा रही थी, हमने इसको काट दिया, तो शुक्राणु पहुंचेंगे सर? नहीं पहुंचेंगे, है ना। अब कई बच्चे पूछते हैं सर वीर्य निकलेगा, लेकिन उस वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, केवल शुक्रीय प्लाज्मा होगा, ठीक है। आपने शुक्राणु को बनने से थोड़ी ना रोका, आपने तो शुक्राणु का जो मार्ग जो था, रास्ता जो था, वो अवरुद्ध कर दिया, वो रोक दिया है ना। तो यहां से बाहर वीर्य तो निकलेगा, है ना, लेकिन उसको वीर्य भी ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? शुक्रीय प्लाज्मा निकलेगा, ठीक है। उस वीर्य में केवल शुक्रीय प्लाज्मा होएगा, शुक्राणु नहीं होएगा। सिमिलरली ये फैलोपियन नलिका थी, इस फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया। अब यहां से अंडाणु तो निकलेगा, लेकिन क्या शुक्राणु यहां तक आ पाएगा? नहीं आ पाएगा सर। अच्छा, फिर कई बच्चे पूछते हैं सर फिर ये जो अंडक या अंडाणु जो यहां पर आएगा उसका क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। एक जीवन काल होता है ना, कोशिका नष्ट हो जाएगी, नष्ट होने के बाद उसका भक्षण हो जाएगा। भक्षण करने का काम कौन करती है? भक्षण कोशिकाएं जो हमारे शरीर में मौजूद होती है। सिमिलरली यहां से शुक्राणु आएंगे, जब रास्ता नहीं मिलेगा तो यहां पर एकत्रित होंगे और खत्म होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। डन। हाँ जी, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? गर्भधारण नहीं होता है। गर्भाधान मीन्स गर्भधारण नहीं होएगा। बंध्याकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन वेसेक्टोमी कहा जाता है। शुक्रवाहक उच्छेदन, जहां पर हम शुक्रवाहक को क्या कर रहे हैं? काट कर बांध रहे हैं। और महिलाओं के लिए डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका उच्छेदन कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो वेसेक्टोमी कैसे वर्ड पड़ा सर? शुक्रवाहक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस डिफरेंस बोलते हैं। तो वेसेक्टोमी मींस वेस डिफरेंस को काटकर बांध दिया। वेसेक्टोमी, वेस डिफरेंस को काटकर बांध दिया। ये कौन है? फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया, ट्यूबेक्टोमी। जनसाधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। नॉर्मली आपने नाम सुना होगा नसबंदी। तो वेसेक्टोमी पुरुष की नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी मादा में नसबंदी या नालबंदी भी बोल दिया जाता है। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंड को शुक्रवाहक से चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकाल
कर अथवा बांध दिया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, शुक्रवाहक उच्छेदन में हम सबसे पहले स्क्रोटम में हल्का सा चीरा लगाते हैं। स्क्रोटम याद आ रहा है, ई स्क्रोटम नहीं है, स्क्रोटम है। स्क्रोटम यानी वृषण कोश जो था, जिसको हमने अंडकोश भी बोला था, उसमें हल्का सा चीरा लगाएंगे, शुक्रवाहक निकालेंगे, काटेंगे और बांध देंगे। जबकि स्त्री में क्या करेंगे, जो उदर में छोटा सा चीरा मारकर योनि द्वारा डिंब वाहिनी नलिका का छोटा सा भाग निकालकर उसे बांध दिया जाता है। तो सिंपल सा तरीका था। यहां पर ये याद रखना, फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया, यहां पर शुक्रवाहक को काटकर बांध दिया है। यह तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, बहुत ही इफेक्टिव होती हैं और इनमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत कम होती है। पूर्व स्थिति मतलब कि ये वापस से जोड़ देना है ना, इसको वापस से जोड़ देना बहुत ही मुश्किल है। होता है, हम उस वे में नहीं जाएंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाएंगे। यहां पर सीधा सीधा मीनिंग था पूर्व स्थिति यानी पहले वाली स्थिति, पूर्व का मतलब पहले वाली स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत कम होती है। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, ये नॉलेजेबल चीज है कि ये काम करना अपने आप नहीं होएगा, कोई डॉक्टर ही करेगा इसको। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होता। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भधान से गर्भता के विरुद्ध होता है। यानी हर एक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य में रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होता। मींस जरूरी नहीं है कि आपने जो गर्भ निरोधक तकनीक अपनाई है वो 100% इफेक्टिव होएगी। हो सकता है गर्भधारण हो जाए, हो सकता है उसके विरुद्ध काम कर जाए वो। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों के इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सहगर्भता को रोकना हो या देरी करनी हो या अंतराल रखने का कोई निजी कारण हो। मतलब इनका यूज करना पड़ता है। अब कई सारे रीजन हो सकते हैं, अब उस रीजंस में कई सारे पारिवारिक रीजंस भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के यहां पर क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, अगर इन युक्तियों का, इन डिवाइसेस का उपयोग नहीं होता तो सीधी सी बात है यहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती। तो इन विधियों से जनसंख्या की जो अनियंत्रित वृद्धि हो रही थी उसमें थोड़ी बहुत भूमिका निभाई है इन युक्तियों ने, इन डिवाइसेस ने, इन विधियों ने, कि ताकि जनसंख्या वृद्धि कम हो सके। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रयोग में मत ली। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि ये जो विधियां हम अपना रहे हैं इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, इनके दुष्प्रभाव नहीं है, फीमेल्स पर ज्यादा है। हालांकि गोलियां, आईयूडी और जो इमरजेंसी पिल्स हमने देखी थी, क्या इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है? बिल्कुल है। क्या है? मतली। मतली क्या होता है? बेचैनी होता है ना। उल्टी से पहले क्या होता है सर? बेचैनी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मतली बोलते हैं। तो इस प्रकार की क्या होएगी सर? बेचैनी होएगी। उदरीय पीड़ा यानी पेट में इस जगह पर पेन होएगा। बीच बीच में क्या होएगा? ब्लीडिंग होएगी, रक्तस्राव होएगा। अनियमित आर्तव चक्र के साथ साथ रक्तस्राव होएगा। यहां तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें भी हो सकती हैं, स्तन कैंसर भी हो सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी पूरी तरीके से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर केस में ही स्तन कैंसर होएगा, हर केस में ही मतलब बेचैनी होएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं होती है, ज्यादातर केसेस में नहीं होती है। लेकिन अब ऐसा थोड़ा है कि अगर ये विधियां अपनाते तो सभी फीमेल्स में स्तन कैंसर हो जाता, फिर तो ये भी ली नहीं जाती। तो ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ इनके साइड इफेक्ट्स हैं, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एमनियोसेंटेसिस। मैंने आपको बता दिया इस तरीके से ये बच्चा होता है, उसके आसपास जो तरल होता है उस तरल को निकाला जाता है, उस तरल को निकाल कर उसका डायग्नोसिस किया जाता है और पता लगाया जाता है उस बच्चे के अंदर कोई आनुवांशिक विकार या रोग तो नहीं है। नेक्स्ट, जन नियंत्रण तकनीकें हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। ये हमारे टॉपिक हो चुके हैं। जन नियंत्रण तकनीक ये हम पढ़ लिया, एमनियोसेंटेसिस ये हम लोगों ने देख लिया है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, वो है एबॉर्शन, गर्भपात, जिसको हम चिकित्सीय सहगर्भता या सहगर्भता का चिकित्सीय समापन बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना मेडिकली। ठीक है,
गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहा जाता है। याद रखना कैसे, या तो जानबूझकर कराया जा रहा है। जानबूझकर कैसे, कि जो बच्चा है उसके अंदर कोई रोग है तो हमें क्या कराना पड़ेगा, प्रेगनेंसी जानबूझकर, या अपनी इच्छा अनुसार करा रहे कि हम नहीं चाहते हैं बच्चा, तो क्या करा रहे, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरित या चिकित्सीय सहगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी कहा जाता है। पूरी दुनिया में हर साल 45 से 50 मिलियन यानी 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी यानी एबॉर्शन कराए जाते हैं। पूरे विश्व में हर साल लगभग इतने बच्चे जो हैं उनका समापन किया जाता है, शिशुओं का समापन किया जा सकता है। उसके कारण कई हो सकते हैं, जो कि संसार भर की कुल सहगर्भताओं का 1/5वां भाग होता है। यानी अगर मोटा मोटा देखी जाए तो 25 करोड़ अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से 5 करोड़ बच्चे जो है वो भ्रूणीय अवस्था में ही उनको समाप्त किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, कुछ ना कुछ बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है, जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा है ना, कि हो सकता है वो बच्चा जो है उसका विकास नहीं हुआ है, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है ना, कोई रोग है, इसलिए क्या किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है। या असुरक्षित यौन संबंध स्थापित हुआ और गर्भधारण हो गया और वो जो युगल जोड़ा है वो नहीं चाहता है अभी बच्चा पैदा करना, शिशु को पैदा करना, तो वो भी गर्भपात करा सकते हैं। एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलू से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि एमटीपी यानी एबॉर्शन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। देखिए अब ये जो है ये कई सारे पहलुओं पर टिकी हुई है, भावनात्मक भी है, नैतिकता पर भी आधारित है। बोलते ना ये हमारे नैतिक मुद्दे कि कैसे हम एक बच्चे को मार सकते हैं, धर्म पर आधारित है। कई धर्म बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, बच्चों को नहीं मारा जाना चाहिए, गर्भ में ही आपने समाप्त कर दिया तो बहुत गलत बात है ना, सामाजिक पहलुओं के साथ साथ। तो कुल मिलाकर कई देश अभी भी लागू नहीं करते हैं किसको, एबॉर्शन को, गर्भपात को, लेकिन कई देशों ने इसको लागू कर रखा। अब जैसे भारत में तो जरूरी भी था। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सहगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई। देखो भारत में लागू तो है लेकिन कुछ टर्म्स के साथ में, कुछ कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई है। कब, 1971 में यह प्रदान की गई थी कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वैलिड रीजंस के साथ में आपने क्या कराना है, एमटीपी करानी है, गर्भपात कराना है। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। अब इसका गलत उपयोग क्या हो रहा था, जो मादा भ्रूण हत्या जो है, वो लड़की जो पैदा नहीं हुई है गर्भ में ही उसको समाप्त किया जा रहा था, तो वो उसका गलत उपयोग हो रहा था। उस गलत उपयोग को रोकने के लिए 1971 में कड़े कानूनों के साथ इसको लागू किया गया था, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, भारत में अभी भी हो रहा है, लेकिन कड़े कानून के साथ में इसको लागू किया गया था। चिकित्सीय सहगर्भता समापन क्यों किया जा रहा है? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सहगर्भता से मुक्ति पाना है। ऑब्वियस ही बात है, एक फीमेल जिसने गर्भ धारण कर लिया और वो अनचाहा है, यानी वो चाह नहीं रही है, ऐसा गर्भ उसने धारण कर लिया है, तो उसलिए वो, अब वो चाहे लापरवाही से, असुरक्षित यौन संबंधों से हो सकता है, या मैथुन के समय कोई गर्भ निरोधक उपाय असफल हो गया हो उससे हो सकता है, या बलात्कार जैसी घटनाओं से भी हो सकता है। तो इन कंडीशंस में क्या कराना पड़ेगा, चिकित्सीय सहगर्भता समापन यानी गर्भपात कराना पड़ेगा। इसके साथ ही चिकित्सीय सहगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सहगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। यह भी जरूरी है कि भैया ये गर्भपात कब कराया जाए, कहीं ना कहीं ये मदर के लिए हानिकारक तो नहीं हो सकती। अगर बच्चा एबनॉर्मल है, बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड है ना, उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है और बाद में पता चल रहा है, और हम गर्भपात करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, तीसरे, चौथे, पांचवें कौन से महीने में करा सकते हैं, तो वो जानकारी बाद में दी गई है। सहगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सहगर्भता के 12 सप्ताह में यानी पहले 3 महीने तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सहगर्भता समापन क्या होता है, सुरक्षित माना जाता है। याद रखना, पहले 3 महीने में कराया गया या 12 सप्ताह बोल दीजिए, पहली तिमाही बोल दीजिए, उस टाइम पर जब कराएंगे तो वो अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाएगा। इसके बाद दूसरी तिमाही में यानी चौथे, पांचवें और छठे महीने में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण और घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो शिशु डेवलप हो रहा है।
इसके बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह बात में देखने आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से, ज्यादातर क्या देखने को आया है कि ज्यादातर एमटीपी कौन कर देते हैं, अकुशल नीम हकीम कर देते हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, गैर कानूनी रूप से क्या कर देते हैं, गर्भपात कर देते हैं। और ये जो होता है ये ज्यादातर कहां पर किया जाता है, मतलब पिछड़े हुए इलाके जो है वहां पर ऐसा होता है, आज भी होता है। ना केवल असुरक्षित होता है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, मदर को जान का खतरा भी हो सकता है। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति जो है वो शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्बवेदन का दुरुपयोग है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भैया एक दूसरी खतरनाक चीज जो है वो क्या है कि यहां पर जो शिशु जो अभी पैदा नहीं हुआ है उस शिशु का क्या हो गया, गर्भ अगर लिंग अगर पहले ही पता लग जाए बेटा तो लोग उसका क्या करा देते बेटा, गर्भपात करा देते हैं। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होती है। अब देखिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होती है, कहने को शहर में ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन मानसिकता अगर देखें तो गांव से भी नीचे होती है। तो शहरी क्षेत्रों में ये ज्यादातर देखने को मिलता है क्या कि लोग जो है उल्बवेदन करा लेते हैं और फिर लिंग का पता लगा लेते हैं, अगर मादा होगी तो उसकी भ्रूण हत्या कर देते हैं। बहुत ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि मादा भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है, जो हम लोगों ने बात करी है, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। याद रखना है यहां पर ये दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कौन, एबॉर्शन। असुरक्षित यौन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देना तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपात में जान का जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मतलब ये तो है कि असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली जो युक्तियां हैं, जो विधियां हैं, उनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि गर्भपात में जान का जोखिम भी हो सकता है कि अगर वो सुरक्षित ना हो गर्भपात, ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। तो ऑब्वियस ही बात है वो बच्चे जो ऐसी जगह से लेक्चर्स को देख रहे होंगे जहां पर पिछड़ापन है और वहां पर अगर ऐसे काम हो रहे हैं कि कोई भी जो डॉक्टर नहीं है, कोई नीम हकीम है और गर्भपात करा रहा है, तो उसमें जान का जोखिम भी हो सकता है। किसके लिए, मदर के लिए। तो ऐसे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अब बात आ रही है सर यहां पर ये जो दो चीजें लिखी गई हैं यहां पर बहुत जरूरी है। भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात की घटनाओं को कम करने और मातृ मृत्यु दर और विकृतियों की घटनाओं को कम करने के इरादे से सहगर्भता का, यहां से इंपॉर्टेंट है, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन अधिनियम संशोधन हुआ था 2017 में किया गया था। वो जो सहगर्भता का समापन का जो अधिनियम जो था 2017 में उसका क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों के भीतर कुछ निश्चित आधार पर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है। अब ये अधिनियम क्या बोलता है कि अगर आपको गर्भपात कराना है तो किससे कराएंगे, एक ऐसे चिकित्सक से जो लीगल हो, पंजीकृत हो, ठीक है, जिसके पास डिग्री हो और जिसको मतलब वो पंजीकृत हो उसके पास, ठीक है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो वो। अगर गर्भावस्था 12 हफ्ते से अधिक हो जाती है लेकिन 24 हफ्ते से कम होती है, यानी दूसरी तिमाही में चल रही है, यानी 12 हफ्ते से तो ज्यादा, 24 हफ्ते से कम, यानी दूसरी तिमाही, यानी 4th, 5th और 6th मंथ में चल रही है, इस अवस्था में सहगर्भता का चिकित्सीय समापन के लिए निम्नलिखित आधार पर 2 पंजीकृत चिकित्सकों की एक राय होनी चाहिए। यानी अगर ऐसी कंडीशंस हैं कि कोई महिला जो है जो 4th या 5th या 6th मंथ में गर्भधारण किए हुए है और अगर गर्भपात कराना है तो अकेला डॉक्टर ये निर्णय नहीं ले सकता है, कोई सीनियर डॉक्टर के साथ मिलकर निर्णय लेना पड़ेगा। यानी 2 डॉक्टर्स की राय एक जैसी होनी चाहिए, तब जाकर क्या होएगा, गर्भपात होएगा। ठीक है जी। पहला, गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा ना हो। कि गर्भपात करा रहे, वो गर्भपात कराने से कहीं ना कहीं जोखिम ना हो, मदर को कोई चोट ना लगे, कोई मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा साबित ना हो, तभी कराना पड़ेगा। शारीरिक व मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित या गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावना का खतरा हो सकता है। अगर ये
चौथे, पांचवें, छठे महीने में करी तो ये चांसेस भी हैं कि वो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो पीड़ित हो सकता है, वो विकलांग हो सकता है, उसमें मानसिक रूप से मंदता आ सकती है। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तब जाकर दो लोगों की, दो डॉक्टर्स की जो पंजीकृत हैं उनकी अगर एक राय होगी तो ही क्या कराना पड़ेगा, गर्भपात कराना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है बेटा यौन संचारित रोग। ये था हमारा गर्भपात यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज यौन संचारित रोग। कोई भी रोग या संक्रमण जो मेथन द्वारा संचारित होता है उसे सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण, एसटीआई या रतिज रोग, वेनेरियल डिजीज, वीडी का मतलब होता है वेनेरियल डिजीज, वीडी की फुल फॉर्म है वेनेरियल डिजीज, और एसटीआई की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई। तो एसटीआई जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या रतिज रोग जिसको हम वेनेरियल डिजीज बोला है क्या, जनन मार्ग जो है मादा और पुरुष के अंदर उसमें इन्फेक्शन हो गया है, जनन मार्ग जो है उसमें संक्रमण हो गया है। ठीक है जी। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, आरटीआई हो गई है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ट्रैक्ट का मतलब होता है मार्ग। ठीक है। तो जो जनन भाग है उसमें इन्फेक्शन हो गया है या असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करते हुए मादा से पुरुष में या पुरुष से मादा में क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। कौन से होते हैं सर, एग्जाम्पल याद रखने, बिल्कुल एग्जाम्पल याद रखने, सुजाक जिसको हम गोनोरिया बोलते हैं, सिफिलिस, हर्पीस, जननिक परिसर्प जिसको हम जेनाइटल हर्पीस बोलते हैं, क्लेमाइडियसिस जिसको क्लेमाइडियता बोलते हैं, ट्राइकोमोनुस्ता ट्राइकोमोनियसिस होता है, लैंगिक मत्स्य जिसको हम जेनाइटल वॉर्ट बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी यकृतशोथ बी, और हाल ही के सर्वाधिक चर्चित और घातक एचआईवी यानी एड्स। ये नॉर्मली कौन है, ये है एसटीडी हैं या एसटीआई हैं या आरटीआई हैं या वीडी हैं, ये यौन संचारित रोग हैं। इन सब के साथ एचआईवी संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है, इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तारित से पढ़ेंगे। अब ये जो है इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है सर, एड्स है, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृतशोथ बी और एचआईवी के संक्रमण एक संक्रामित व्यक्ति के साझा प्रयोग वाली सुई, शल्य क्रिया के औजार या संदूषित रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन या संक्रामित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में संचारित हो सकते हैं। अब कैसे कैसे हो सकता है ये यकृतशोथ बी और एचआईवी का इन्फेक्शन, कैसे कैसे हो सकता है, या तो कोई सुई का उपयोग कर लिया है किसी ने, संक्रामित सुई, जैसे किसी को एड्स था उसने सुई लगाई और वही सुई किसी और ने लगा ली है, औजारों का उपयोग कर लिया है, जैसे अब क्या होता है ना कि बेसिकली जैसे हॉस्पिटल्स में भी कई बार क्या होता है एचआईवी होने के खतरे होते हैं। क्यों सर, क्योंकि जो औजार यूज में लिए जा रहे हैं अगर उनको स्टरलाइज्ड नहीं किया गया, उनको धोया नहीं गया, उनको साफ नहीं किया गया, उनके ऊपर से इन्फेक्शन हटाया नहीं गया, तो ऐसे औजारों से भी हो सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ रक्तदान करने से भी हो सकता है, जिसको एड्स है अगर उसका ब्लड ही किसी और को डोनेट कर दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया तो हो सकता है। साथ ही साथ जो गर्भवती महिला है उसके बच्चे में भी क्या जा सकता है, एड्स का वायरस जा सकता है। ठीक है जी, तो ये याद रखना है। यकृतशोथ बी, जननिक परिसर्प और एचआईवी संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरीके से उपचार योग्य हैं। यानी ये जो डिजीज दी गई हैं, रोग दिए गए हैं, इनमें से 3 रोगों को छोड़कर, कौन कौन सा, हेपेटाइटिस बी, एड्स और जननिक परिसर्प, इनको छोड़कर बाकी सारे जो हैं वो उपचार किए जा सकते हैं। जब कब, जब उन्हें शुरुआती अवस्था में पहचान की गई हो, ऐसा नहीं कि लास्ट स्टेज में, शुरुआत में, तथा उचित ढंग से इनका पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं। ये जो जितने भी रोग हैं इनके लक्षण जो है बहुत ही हल्के हल्के होते हैं, जो कि जननिक मार्ग में खुजली होती है। किस में खुजली होती है, जो जनन मार्ग है उसमें खुजली होती है, तरल आने लग जाता है, हल्का सा दर्द होता है, सूजन आदि होती है। ये सारे लक्षण जो हैं वो किस चीज के हैं, याद रखना, किस चीज के, इन यौन संचारित रोगों के हैं। संक्रामित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं। जो भी संक्रामित स्त्री हैं जिनमें भी संक्रमण हुआ है, कई बार कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जिसमें संक्रामित स्त्री है तो सही लेकिन उसके अंदर कोई लक्षण नहीं है,
कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट ही नहीं होते हैं, उनमें संक्रमण के लक्षण ही प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए इस लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता है। ऐसे में लंबे समय तक ऐसे रोगों का पता ही नहीं चल पाता है। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट ना होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना यौन संचारित संक्रमण से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रामित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपाय करने से रोकता है। अब देखिए, संक्रमण के लक्षण नहीं है या प्रारंभिक लक्षण अगर हल्के फुल्के आए हैं तो समाज में अगर ये बात फैल ना जाए तो इस डर से लोग टेस्ट कराने भी नहीं जाते हैं। इसके कारण आगे चलकर और जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि श्रोणि शोथज रोग, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहा जाता है। इसको श्रोणि शोथज रोग को PID कहा जाता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहा जाता है। यानी जो पेल्विस क्षेत्र जो होता है, श्रोणि क्षेत्र जो होता है, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आने लग जाती है संक्रमण से, है ना। तो ये हल्का दर्द होने लग जाएगा, सूजन आने लग जाएगी, तरल स्त्राव होने लग जाएगा, यानी इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, श्रोणि शोथज रोग, जो बाद में होती है अगर टेस्ट ना कराया जाए तो। गर्भपात के खतरे बढ़ जाते हैं, मातृ और शिशु का मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाती है ना। मृत शिशु जन्म होएगा, यानी मृत्यु जो है वो हो जाएगी किसकी, शिशु की, यानी बच्चा जो है जो जन्म लेगा वो मरा हुआ होगा। अस्थानिक सहगर्भता, इसको एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अस्थानिक सहगर्भता का मतलब अस्थानिक में से अ हटा दो तो स्थानिक, स्थानिक मतलब स्थान, अस्थानिक मतलब जहां पर गर्भ धारण होना था या जहां पर अंत्यरोपण होना था। कहां पर होता है अंत्यरोपण सर, गर्भाशय की अंत्य स्तर पर या गर्भाशय की अंत्य गर्भाशय भित्ति पर, एंडोमेट्रियम पर होता है ना अंत्यरोपण। अगर उसकी जगह अगर फेलोपियन नलिका में अगर कोरक पट्टी जाकर जुड़ जाए तो हम बोलेंगे ना जिस स्थान पर होना था उस स्थान पर नहीं हो, किसी और जगह पर हो गया। तो ऐसी प्रेगनेंसी को क्या बोला जाता है, अस्थानिक सहगर्भता, जिसमें बच्चा पैदा ही नहीं होएगा। या बंध्यता हो सकती है, या जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस तब क्रिएट हो जाएंगी अगर समाज के कलंक से डर कर अगर आप टेस्ट कराने नहीं जाएंगे। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसा समाज जिसमें यहां पर ऐसे रोग अगर बढ़ते जाएंगे तो क्या वो समाज स्वस्थ रहेगा, नहीं। तो सबसे पहले काम यही करना है क्या, कि जितने भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी, कैसे छुटकारा होएगा, कैसे टेस्ट कराया जाएगा, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। यह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, लेकिन घबराइए मत, इससे बचाव का उपाय भी है। देखिए, लोग तो संवेदनशील हैं, है ना, क्या है, संवेदनशील है, लेकिन ज्यादा खतरा कौन सी एज में होता है, इस एज में होता है। कौन सी एज में, 15 से 24 वर्ष की जो आयु होती है, इसमें ये घटनाएं जो होती है, असुरक्षित यौन संबंध स्थापित कर लिया, जिससे क्या हो सकते हैं, ये खतरे ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो आइए कैसे बचाव किया जा सकता है वो बताया है, आप ही के हाथों में है कैसे आप इन संक्रमण से पूरी तरीके से मुक्त रह सकते हैं अगर आप भविष्य में ये साधारण नियमों का पालन करें। कौन सा, पहला, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं रखने हैं। खतरा हो सकता है किसका, यौन संचारित रोगों का। मैथुन के समय सदैव कॉन्डम का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है, हो सकता है खतरा HIV का, यानी यौन संचार। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच करानी चाहिए, किसी योग्य डॉक्टर से मिले और रोग का पता चले तो उसका पूरा इलाज कराएं। तो पहली बात, ये तो करने नहीं है, ये काम करना नहीं है, ये यूज में लेना है, और अगर पता लग जाए तो फटाफट इलाज कराना है। नेक्स्ट, अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है बेटा जी यहां पर बंध्यता। बंध्यता क्या है, आइए समझते हैं। बंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंध हैं, अर्थात उनमें असुरक्षित संबंध बनाने के बावजूद भी बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ है। यानी कई सारे ऐसे युगले जोड़े हैं जो असुरक्षित यौन संबंध तो स्थापित कर रहे हैं, यानी कोई कॉन्डम्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असुरक्षित यौन संबंध, फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जो शारीरिक भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, रोग भी हो सकता है, औषधियां ले ली है, अनवांटेड मेडिसिन ले ली है, वो हो सकता है, कहीं ना कहीं खुद की ही बॉडी जो है, खुद का ही
प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो शुक्राणु या अंडाणु को बनने से रोक सकता है। यहां तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति टेंशन में चल रहा है, बहुत ज्यादा एग्जाइटी में चल रहा है ना, मनोविज्ञान का मतलब बहुत ही साइकोलॉजिकली वो बहुत ज्यादा मेंटली बहुत वीक है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं युग्मकों का निर्माण प्रॉपरली ना हो। टेंशन में चल रहा है ना, तो टेंशन से बॉडी पर बहुत अफेक्ट पड़ते हैं। भारतवर्ष में दंपतियों में बच्चा ना होने का दोष स्त्रियों को दिया जाता है, ये तो बिल्कुल सत्य है, जबकि प्राय ऐसा नहीं होता। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है, ये नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाई, बंधिता क्लिनिक, मार्केट में बहुत सारे क्लिनिक है जहां जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य सेवा इकाई बोलते हैं, बंधिता क्लिनिक बोलते हैं, जहां पर नैदानिक जांच में सहायता हो सकती है। यानी वहां पर जांच की जाएगी, जहां पर निदान किया जाएगा, यानी डायग्नोसिस किया जाएगा। नैदानिक मींस डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मींस पता लगाना। तो हम पता लगा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उनमें सहायता मिलेगी हमें पता लगाने की पुरुष में कोई गड़बड़ी है कि माता स्त्री में कोई गड़बड़ी है। इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। अब जैसे किसी फीमेल में फैलोपियन ट्यूब जो है वो सिकुड़ गई है, तो उसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। सिमिलरली नर के अंदर जो वास डिफरेंस है, शुक्रवाहक है, वो सिकुड़ गई है, पतली हो गई है, तो शुक्राणुओं का परिवहन कम हो जाएगा, है ना। तो स्खलन में कम शुक्राणु होंगे तो निषेचन क्षमता कम, उसको भी दवाइयों से ठीक किया। तो ये जो बंदे क्लिनिक जो होते हैं ये जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। लेकिन कई केस ऐसे भी होते हैं जहां पर ठीक कर पाना संभव नहीं है। अब सर ऐसे केस में क्या होएगा? ऐसे केसेस में कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उन्हें बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। यानी मादा और पुरुष या तो दोनों या दोनों में से कोई एक बिल्कुल ही युग्मक उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गड़बड़ी है, कोई भी केमिकल्स या गोलियां दवाइयां लेने से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो भैया कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी की सहायता, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ART। ART कहलाता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अब नाम में क्या रहा है, सहायक, यानी कहीं ना कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी जो सहायता करेगी बच्चा पैदा करने में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। कौन सी है, आइएगा एक एक करके पढ़ते हैं। अब हमारी NCERT ने ना यहां पर बहुत ही गंद मचाया हुआ है, ढंग से मिक्स करके चीजों को लिखा हुआ है, मिक्स करके, है ना। तो जब आप डिटेल्ड लेक्चर देखेंगे तो हमने सेपरेट करके सारी चीजें पढ़ी है, यहाँ पर मिक्स्ड तरीके से लिखी हुई हैं। तो सेपरेट करने के बाद, पढ़ने के बाद में, डिटेल्ड लेक्चर देखने के बाद में जब आप ये देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है पात्र निषेचन, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी शरीर से बाहर शरीर के भीतर जैसी स्थितियां पैदा करना और फिर निषेचन कराना, यानी आउटसाइड द बॉडी निषेचन कराना। इसके द्वारा अब जब भ्रूण बनेगा तो फिर उस भ्रूण को स्थानांतरित, भाई शरीर से बाहर पहले भ्रूण बनाओ, फिर वो जब भ्रूण बन जाएगा शरीर से बाहर, उसको फिर वापस से बॉडी में ट्रांसफर करो, यानी भ्रूण स्थानांतरण। ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। ऐसा एक उपाय हो सकता है, ये एक उपाय हो सकता है। अब इस विधि में क्या होएगा, जो लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अब इसे किस रूप से जाना जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणु को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इस परिस्थिति में क्या किया जाएगा, या तो पत्नी ठीक है तो उसका अंडाणु ले लेंगे, अंडा ले लेंगे। अगर पत्नी में कोई गड़बड़ी है तो कोई दाता स्त्री का अंडाणु ले लेंगे। अगर पति ठीक है तो उसके शुक्राणु ले लेंगे। अगर पति में कोई गड़बड़ी है तो किसी पुरुष दाता से शुक्राणु ले लेंगे, यानी कंडीशंस दोनों अवेलेबल हैं। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड ठीक है तो उसके शुक्राणु ले लेंगे, वाइफ ठीक है तो उसका अंड ले लेंगे। हस्बैंड में कोई गड़बड़ी है तो किसी डोनर पुरुष से क्या ले लेंगे, शुक्राणु। और अगर वाइफ में कुछ गड़बड़ी है तो किसी डोनर मादा से अंडाणु ले लेंगे। और कहां ले आएंगे, बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कराएंगे सर, निषेचन कराएंगे। अब साहब युग्मनज बनेगा, हाँ सर। तो जो युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण जो होगा कितना, 8 कोरक खंड वाला, ब्लास्टोमियर कौन थे, कोरक खंड, फैलोपियन नलिका में परख नली में जब बन जाते हैं तो या तो युग्मनज को उठा लो, या 2 कोरक खंड को उठा लो, 4 को उठा लो, 8 को उठा लो, अप टू 8।
को हम क्या करेंगे, फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं। किसमें डालते हैं, फैलोपियन नलिका में। इसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण या जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT। इस विधि को क्या बोला जाता है, जायगोट जेड इंट्रा IF फैलोपियन टी ट्रांसफर, ZIFT कहा जाता है। अब आप पूछेंगे सर अगर 8 से ज्यादा हो, अगर 8 से ज्यादा होंगे तो उसको हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे सर, गर्भाशय के अंदर। तो उसे परिवर्धन के लिए, परिवर्धन यानी डेवलपमेंट के लिए गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है, जो स्त्री जिनमें गर्भधारण नहीं होता है, उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन, क्या बोला हमने, वो स्त्री जिनमें गर्भधारण की समस्या रहती है, जिनमें गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनमें हम क्या करते हैं, जीव निषेचन यानी बॉडी के अंदर ही निषेचन कराते हैं। यहां पर हमने क्या देखा, बॉडी के बाहर निषेचन। जिन स्त्रियों में गर्भधारण नहीं हो पा रहा है ना, मान लो गर्भाशय जो है वो अल्प विकसित है, ढंग से विकसित नहीं है, अंतः गर्भाशय भित्ति जो है वो उसमें अंतरोपण नहीं हो पा रहा है ना, तो जिनमें गर्भधारण की समस्या है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है, स्त्री के युग्मकों का सलन जो है वो शरीर के भीतर ही हो रहा है। अब ये जो भ्रूण जो बनेगा इसको स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लिया जाता है। चलिए जी, यहां तक की बात समझ में आ गई, भूल मत जाना। जीवे निषेचन मींस इन वीवो फर्टिलाइजेशन, यानी स्त्री के भीतर ही युग्मकों का क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है। चलो इसका अगर आपको समझ में नहीं आया, मान लो मैं एक फीमेल हूं, है ना, मैंने बोला कि मेरा गर्भाशय बिल्कुल ठीक है लेकिन अंडाणु नहीं बन रहा है, अब क्या करें, तो किसी दाता का अंडाणु लेंगे, मेरी फैलोपियन नलिका में डालेंगे और डालने के बाद फिर निषेचन हो जाएगा। तो कहां पर हुआ निषेचन, शरीर के भीतर हुआ है। ऐसे मामलों में जहां स्त्री अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, आ गई बात, जहां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन जिसमें निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण है, अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही है, बाकी सारी चीजें ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। क्या, इसमें हम एक दाता लेंगे, डोनर लेंगे, उससे अंडाणु लेंगे और उस स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, GIFT। वो ZIFT था, ये GIFT है। ZIFT जो था वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, यानी पात्र निषेचन का है, जबकि GIFT जो है वो जीवे निषेचन का भाग है। जरा सोचिए, यहां पर निषेचन का हो रहा है मादा के अंदर, वहां निषेचन का हो रहा था बॉडी से बाहर, यहां बॉडी के अंदर है, वहां बॉडी से बाहर हो रहा था। प्रयोगशाला में भ्रूण बनने के लिए अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण दूसरी एक विशिष्ट प्रक्रिया है। अब जरा सोचिए, यहां तक की बात तो हो गई, यहां पर क्या था, आउटसाइड द बॉडी, यहां है इनसाइड द बॉडी, फिर आउटसाइड द बॉडी स्टार्ट कर दिया फिर वापस से, तो ये गलत था। पहले अगर आप आउटसाइड द बॉडी बता रहे हो तो सारी विधियां आउटसाइड द बॉडी बता दो, फिर इनसाइड द बॉडी बताओ। पहले इनविट्रो बता रहे तो सारी इनविट्रो बताओ। अब अगली विधि जो है वो वापस से फिर इनविट्रो है, कौन सी, कि भैया प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, क्या, आप सीधा अंडाणु लीजिए और उसके अंदर इंजेक्शन से शुक्राणु को डाल दीजिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण बोलते हैं, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोला जाता है। मैं लिख देता हूं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी एक विधि है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, शुक्राणु को सीधा ही अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया, अंतःक्षेपित का मतलब इंजेक्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। बंध्यता के ऐसे मामले में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित करने में योग्य नहीं, अब यहां से लाइन खत्म हो गई है, यानी ये एक और विधि थी आउटसाइड द बॉडी, यहां पर विधि थी आउटसाइड द बॉडी, ये थी इनसाइड द बॉडी, अब फिर से वापस से इनसाइड द बॉडी। अब ये बोल रहा है कि मान लो फीमेल ठीक है लेकिन पुरुष में गड़बड़ी है, पुरुष जो है वीर्य सेचन नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, या स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, या तो वीर्य सेचन कर ही नहीं पा रहा, और अगर वीर्य सेचन कर रहा है तो उस वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है। इस दोष को हम कैसे ठीक करेंगे, कृत्रिम वीर्य सेचन से, याद रखना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस टेक्नोलॉजी में हम पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर, यानी
शुक्राणु लेकर सीधा कृत्रिम रूप से स्त्री के योनि मार्ग में या गर्भाशय में प्रविष्ट करा दिया जाता है। सीधा किसी डोनर से लेंगे वीर्य को या शुक्राणु को और सीधा मादा के फैलोपियन नलिका में सीधा माता की योनि में डाल दिया जाता है। इसीलिए हम इसको या तो योनि में या गर्भाशय में डाल दिया जाता है, इसीलिए हम इसको अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन भी कहते हैं। सीधा गर्भाशय के अंदर वीर्य सेचन कर दो। यहां तक की बात हो गई है। अब ये थे सारे के सारे क्या थी, ये वो टेक्नोलॉजीज थी जिसमें IVF आ गई, टेस्ट ट्यूब बेबी आ गई, भ्रूण स्थानांतरण में आपका ZIFT आ गई, IUT आ गई, उसके अलावा जीवन निषेचन के अंदर आपकी GIFT आ गई है, और वापस से ICSI जो है ये भी इन विट्रो के अंतर्गत ही आएगी, यानी आउटसाइड द बॉडी, सॉरी ये भी जो होएगी ये भी आउटसाइड द बॉडी हो रही है। कहां पर हो रही है, प्रयोगशाला में हो रही है, ये भी बाहर हो रहा है। फिर ये जो है AI जो था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये अंदर हो रहा है। तो बाहर अंदर बाहर अंदर, तो ये ऑर्डर गलत दे रखा था बस, कि पहले तो सारा का सारा एक साथ ही बता देते आउटसाइड द बॉडी ये भी है, आउटसाइड द बॉडी ये भी है, फिर इनसाइड द बॉडी ये भी है और इनसाइड द बॉडी ये भी है। तो आपको मैंने जब पढ़ाया डिटेल में तो उसी तरीके से आउटसाइड द बॉडी इनसाइड द बॉडी सेपरेट करके पढ़ाया, आप ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर समाप्त करते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा क्रियाओं हेतु एक उच्च परिशुद्ध पूर्ण संचालन हैंडलिंग की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगा होता है। देखिए कहने वाली बात है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इनमें क्या कोई भी उठाकर ये कर देगा क्या, गर्भाशय ये अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन कोई भी एरा गैरा नथु गैरा कर देगा? नहीं, प्रॉपर विशेषज्ञ की जरूरत है। और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं कंपैरेटिवली महंगी होती है, इसीलिए अब पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध भी नहीं है ना। तो इनके लाभ जो हैं वो केवल कुछ सीमित लोग ही कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं कर पाते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक घटक भी काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई होते हैं ना कि नहीं बच्चा तो मेरा होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। तो भावनात्मक भी है, धार्मिक भी है, पता नहीं कौन से धर्म का बच्चा हम अडॉप्ट कर ले, है ना, वो भी कईयों के दिमाग में आता है कि बच्चा अडॉप्ट अगर कर रहे हैं पता नहीं कौन सा है, किसने पैदा किया है, कौन से धर्म का है। तो कई सारी चीजें होती हैं बच्चा अडॉप्ट करने के लिए लेके। तो इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है भैया? क्या था इनका अंतिम लक्ष्य? बच्चा ही तो प्राप्त करना है ना। तो भारत में ऐसे अनाथ इतने बच्चे हैं, दीनहीन इतने बच्चे हैं जिनको यदि देखभाल नहीं की जाए तो वो जीवित भी नहीं रहेंगे। तो हमारा देश जो है अगर ऐसे बच्चों को अपनाएगा, ऐसे लोग जो इनको छोड़कर अगर ऐसे बच्चों को अपनाएगा, तो हमारे देश का कानून क्या कहता है? शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाजत देता है कि आप ले सकते हैं गोद। जो दंपत्ति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय होता है। डन। तो ये था बेटा जी आपका चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जनन स्वास्थ्य। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।